हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 8 का चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 से 1947 तक। जितनी भी नेशनल मूवमेंट्स हुई फ्रीडम के लिए, हम वो सारे मूवमेंट्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो से जो भी हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चैनल पर 6th, 7th, 8th क्लास की साइंस एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट हो गई है। सारे चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए, आप जाकर चेक कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी डाउट आता है किसी भी चैप्टर में तो आप वहीं पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऊपर आई बटन के लिंक से भी आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, पहले वो देखते हैं। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव लुक एट, हमने देखा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आके ट्रेडिंग कंपनी के रूप में वो इंडिया आए और फिर यहीं पर आके किस तरीके से उन्होंने सारी किंगडम्स को, टेरिटरीज को एक्वायर करना शुरू किया। नेक्स्ट हमने देखा था न्यू लॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन उन्होंने यहाँ पर स्थापित किए। बहुत सारे न्यू लॉज वो लेकर आए, ठीक है। तो उनमें से कुछ लॉज के बारे में इस चैप्टर में भी हम डिस्कस करेंगे। उनके आने से पीजेंट्स की लाइफ, ट्राइबल लोगों की लाइफ कैसे चेंज हुई, क्या प्रभाव पड़े, ये भी हम पुराने चैप्टर्स में सब पढ़ चुके हैं। 19th सेंचुरी में एजुकेशनल चेंजेस भी हुए थे बहुत सारे, ठीक है। स्कूल्स बनने लगे थे। डिबेट्स रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वुमेन। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो उन्होंने सिर्फ सारे गलत काम नहीं किए, कुछ अच्छे काम भी थे। जैसे कि इंडिया में चल रही कुप्रथाएं जो थी, जो बैड प्रैक्टिसेस थी, उनको भी उन्होंने रोक लगाई। जैसे कि सती प्रथा, चाइल्ड मैरिजेस। तो यहाँ पर वुमेन की जो कंडीशंस थी उनमें भी थोड़ा सा सुधार आया था। चैलेंजेस टू द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम ब्रिटिशर्स नहीं मानते थे, तो उन्होंने अगर बड़े जाति वाले लोगों को अपने फौज में भर्ती करवाया था तो उन्होंने छोटी जाति के लोगों को भी करवाया था, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उनके आने से ख़त्म हुई और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी उनके आने से ही शुरू हुई। नेक्स्ट है सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए। 1857 का रिवोल्ट हुआ, जिसको हम सिपाही म्यूटनी भी बोलते हैं, जिसमें हमारी रानी लक्ष्मीबाई और भी बहुत सारे लीडर्स इन्वॉल्व थे और उनकी डेथ भी हो गई। उसके बाद की सिचुएशन क्या थी वो भी हमने जानी। डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट्स एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। किस तरीके से इंडिया के जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, वीवर्स थे, उनकी लाइफ ख़त्म हो गई, है ना। और उन्होंने मतलब उनका काम बंद हो गया तो वो सिटीज़ में जाके काम करने लगे। और किस तरीके से छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ ग्रो करना स्टार्ट हुई एंड शुरुआत में उन्हें कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो इन सारी सिचुएशन को, इन सारे इश्यूज़ को देख के हम बोल सकते हैं कि सबकी लाइफ पे, हर ग्रुप के, हर क्लासेस के लोगों पर क्या इनका आने का प्रभाव पड़ा। सभी लोग इनसे डिससेटिस्फाइड थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होती है? नेशनलिज्म का मतलब होता है राष्ट्रवाद की भावना। अब ये देखिए, इंडिया के लोग हैं, उनको यही नहीं पता ये देश किसका है, यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो किसके हैं, ठीक है। उनकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, तो फिर वो क्यों फाइट करेंगे? उनके ऊपर जो भी अत्याचार हो रहा है वो तो उसको फेस करते रहेंगे और सोचेंगे कि ऐसी ज़िंदगी होती है और ऐसे हम जी रहे हैं। उनके अंदर ये भावना जगाना ज़रूरी था कि ये देश आपका है, यहाँ की सारी चीज़ें आपकी हैं और आप अपने देश पे अपने हिसाब से राज कर सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें हम देखेंगे कि कौन कौन से लीडर्स हुए, कौन कौन से एसोसिएशन हुए जिन्होंने नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर जगाई, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि क्वेश्चन यही है, सबसे पहले क्रूशियल क्वेश्चन, कि कंट्री किसकी है, इस कंट्री का मतलब क्या है, किसके लिए, यहाँ के रिसोर्सेज किसके लिए। तो आंसर भी यहीं पर है कि ये कंट्री इंडिया की है, इंडिया के लोगों की है, यहाँ की रिसोर्सेज उनके ही हैं, चाहे वो किसी भी क्लास के हो, चाहे उनका कोई भी कलर हो उनकी स्किन का, चाहे किसी भी कास्ट के, क्रीड के, कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, किसी भी जेंडर के, मेल हैं चाहे फीमेल है, ये कंट्री उन्हीं की है, ठीक है। एंड द कंट्री और उसके रिसोर्सेज भी किसके, यहाँ के लोगों के हैं। विद दिस आंसर केम टू अवेयरनेस। अब जैसे जैसे लोगों को ये आंसर पता चलने लगा, उनके मन में अवेयरनेस जगी, लोग अवेयर होना शुरू हुए और सोचना उन्होंने शुरू किया कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं, जो बाहर के लोग हैं, वो क्यों हमारे इंडिया की रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर रहे हैं, इवन यहाँ के लोगों की लाइफ पे भी वो ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये तो गलत बात है ना। इसको एंड करना चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए। जब इंडिया का सब कुछ है तो इंडिया को मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है। दिस कॉन्शियसनेस बिगिन टू बी क्लियरली स्टेटेड बाय द पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म। और फिर इस आइडिया के साथ बहुत सारी एसोसिएशंस ने काम करना शुरू किया। 1850 में एसोसिएशन बनी।
आप देखेंगे 1870 से लेके 1880 के बीच में बहुत सारी एसोसिएशन बनेंगी। और ये एसोसिएशंस किसने बनाई? जो भी इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेसर्स वगैरह थे, लॉयर्स वगैरह थे इंडिया के, इंडियंस लोग, उन्होंने मिलकर ये एसोसिएशन बनाई ताकि वो लोगों के लिए काम कर सके। द मोर इम्पॉर्टेंट वन, कौन कौन सी एसोसिएशन थी? पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन कौन सी एसोसिएशन बनी थी, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले कौन कौन सी एसोसिएशन बन चुकी थी। नोट द नेम पूना सार्वजनिक सभा। तो पूना सार्वजनिक सभा का अगर आप नाम देखेंगे तो इसका मतलब क्या है? सार्वजनिक का मतलब क्या है? सर्वा मतलब ओल, जनिक मतलब पीपल, सब लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो काम होगा वो सब लोगों के लिए होगा। और लोग कौन से होंगे? इंडियंस होंगे। तो मैनी ऑफ दीज एसोसिएशन फंक्शन इन द स्पेसिफिक। अब ये जो एसोसिएशन थी ये देश के अलग अलग कोने में काम कर रही थी, लेकिन सबका एक ही गोल था कि ये पूरी कंट्री के लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी रीजन में हो, कम्युनिटी क्लास की हो, तो सबका एक यही आइडिया था, एक यही मोटिव था, एक यही गोल था कि इंडिया के लोग सोवेरेन होने चाहिए। सोवेरेन का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले प्रायोरिटी किसको होनी चाहिए? इंडियंस के लोगों को होना चाहिए। देश है इंडिया के लोगों से, रिसोर्सेज हैं इंडिया के लोगों से, सरकार होगी इंडिया के लोगों के लिए होगी, तो सबसे पहले कौन होना चाहिए? लोग होने चाहिए। द कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, कि अगर यहाँ के लोग सक्षम होंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो वो अपना काम खुद से परफॉर्म कर पाएंगे, अपनी कंट्री को खुद से चला पाएंगे बिना किसी बाहर के इंटरफेरेंस के। इन अदर वर्ड्स दे बिलीव दैट इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन, कि हम यहाँ कह सकते हैं कि हमें इंडिया के लोगों को इतना सशक्त बनाना था, इतना एम्पावर करना था कि वो अपने डिसीजंस, अपने अफेयर्स, अपने इंडिया के अफेयर्स, अपनी कंट्री के अफेयर्स खुद से ले सके, खुद से देख सके। द डिससेटिस्फिकेशन विद ब्रिटिश रूल इंटेंसिफाइड इन द 1870s एंड 1880s। तो ये डिससेटिस्फिकेशन जो थी ब्रिटिश रूल के रिगार्डिंग 1870s से 1880 तक आपको ज़्यादा दिखाई दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे ये ऐसे ऐसे लॉज लेकर आए, ऐसे ऐसे कानून लेकर आए कि सबको परेशान करने वाले थे। जैसे पहले ये आर्म्स एक्ट इन्होंने पास करा 1878 में। ठीक है, इस आर्म्स एक्ट में क्या था कि इंडिया का कोई भी लोग है, कोई भी पर्सन है, उसको आर्म्स रखने की कोई भी इजाज़त नहीं थी। नेक्स्ट था इन द सेम ईयर 1878 में, मतलब सेम ईयर में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें क्या हुआ, was also enacted in an effort to silence those who were critical of the government। तो इस एक्ट में क्या हुआ, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि वर्नाकुलर क्या है। वर्नाकुलर का मतलब होता है कि लोकल। ठीक है, तो वहाँ मतलब इंडिया की बात हो रही है हर जगह, तो इंडिया में जो लोकल लैंग्वेज में जो प्रेस, मतलब कि जो अखबार छप रहे थे, अब इन अखबार के ज़रिए अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो अपनी खबर यहाँ पे छपवा सकता था और बाकी के लोग पढ़ के उससे इन्फ्लुएंस भी हो सकते थे और साथ में कोई भी मूवमेंट कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे लगा ब्रिटिशर्स को कि यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उन्होंने क्या किया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आए और उसमें इन्होंने कहा कि अगर आपको कुछ भी छापना है तो सबसे पहले आप हमें दिखाएंगे, उसके बाद आप कुछ छापेंगे। अगर हम बोलेंगे कि ये सही है तो आप ही तभी छाप पाओगे, वरना कुछ आप ऐसा कुछ भी प्रिंट नहीं कर पाओगे अपने अखबार में। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे, अगर आप कुछ भी सरकार के खिलाफ ऑब्जेक्शनेबल कुछ भी आप छापोगे तो आपका जो ये पब्लिश कर रहे हो न्यूज़पेपर वगैरह सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक तरीके से लोगों की आवाज़, प्रेस की आवाज़ क्या थी, लोगों की आवाज़ ही तो थी, तो उसको भी दबाने की कोशिश की गई। अब यहाँ पे देखिए किस किस तरीके से लोगों के अंदर ये भावना आएगी देश प्रेम की, है ना, कि हमें इनको यहाँ से भगाना है। इन 1883 देयर वाज अ फॉरएवर ओवर द अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द इल्बर्ट बिल। तो 1883 में आया आपका नेक्स्ट इल्बर्ट बिल। तो इल्बर्ट बिल में क्या था, इल्बर्ट बिल में ये कहा गया कि अगर कोई भी ब्रिटिशर्स अगर कोई भी गलत काम कर रहा है तो उसके ऊपर एक जज हम बिठाएंगे, मतलब कोर्ट बनाएंगे और जज जो बैठेगा वो इंडियन होगा। अब ब्रिटिशर्स ने बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम तो गोरे लोग हैं, हमारा तो रेसिज्म अलग है। तो इन्होंने यहाँ पर रेशियल एटीट्यूड दिखाया। रेशियल एटीट्यूड का मतलब कि गोरे काले का जो रंग भेद होता है वो वाली चीज़ उन्होंने अपनाई कि तुम तो काले हो, हम लोग गोरे हैं, हम तुमसे सुपीरियर हैं, मतलब हमारी गलती पे तुम किस तरीके से सज़ा सुना सकते हो, तो हो ही नहीं सकता, तुम हमसे सुपीरियर हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे इंडियंस ने सोचा कि एक तो तुम गलत काम करो, ऊपर से हम तुम्हें सज़ा भी नहीं सुना सकते, ये तो उनको और भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात थी। ठीक है, तो
अंग्रेज़ों के दबाव में गवर्नमेंट ने वो बिल तो वापस ले लिया, लेकिन इस इल्बर्ट बिल से लोगों की आँख खुल गई और उन्होंने कहा कि हमें तो अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, 72 लोग मिले कहाँ पर, बॉम्बे में। दिसंबर 1885 की बात है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। किसकी लीडरशिप में? दादा भाई नौरोजी की। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनी तो बहुत सारे लोग थे जिनकी प्रेजेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, जैसे कि इतने सारे नाम लिखे हैं, बहादुर तैयब जी, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, सुब्रमण्यम अय्यर, अमंग अदर्स वॉज लार्जली बॉम्बे एंड कैलकाटा। और भी बहुत सारे लोग थे जो बॉम्बे और कैलकाटा से थे। अब जो दादा भाई नौरोजी थे उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि वो कौन थे। एक तो बिजनेसमैन थे और एक पब्लिसिस्ट थे। पब्लिसिस्ट कौन होते हैं? समवन हु पब्लिशेस एन आइडिया बाय सर्कुलेटिंग इंफॉर्मेशन, राइटिंग रिपोर्ट, स्पीकिंग एंड मीटिंग। मतलब कि कोई भी ऐसा पर्सन जो अपने आइडियाज़ को पब्लिश कर रहा है, चाहे वो लिख के कर रहा है, चाहे मीटिंग करके कर रहा है, चाहे बातचीत करके कर रहा है, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन आता है आपसे, तो दादा भाई नौरोजी ही एक ऐसे पर्सन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना, उसके मेंबर भी रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं? तो दादा भाई नौरोजी। और एक और नाम यहाँ पे आएगा A.O. ह्यूम का, जो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन थे। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी तो उसमें इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। अब ये दादा भाई नौरोजी की एक पिक्चर है, ये देखिए यहाँ पर। तो इन्होंने एक बुक लिखी है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। तो यहाँ पे इन्होंने बताया था कि इंडिया में ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है इंग्लैंड तक। कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब है कि जो ब्रिटिशर्स लोग हैं, जो ब्रिटिश है, ये यहाँ से, इंडिया से यहाँ का पैसा खींच के विदेश लेके जा रहे हैं, इंग्लैंड लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी सोर्सेज, रिसोर्सेज जो भी है यहाँ की सारी चीज़ें वो खींच के कहाँ ले जा रहे हैं? इंग्लैंड लेके जा रहे हैं। ए नेशन इन द मेकिंग। अब पढ़ेंगे कि राष्ट्र कैसे बना। इट हैज़ ऑफन बीन सेड दैट द कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 ईयर्स वाज मॉडरेट। पहले 20 साल जो कांग्रेस काम करी थी इंडिया में, वो एज अ मॉडरेट बन के करी थी। मॉडरेट का मतलब होता है कि ना तो हम तुमसे लड़ेंगे, ना हम झुकेंगे, बीच का एक रास्ता निकालने वाले। बाद में हमने देखा, जैसे हम आगे वाले क्लासेस में हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कांग्रेस ने 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, ठीक है, नरम पंथी और गरम पंथी, ठीक है, वही चीज़ें हैं, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी मॉडरेट्स के बारे में जानते हैं। तो शुरुआत में क्या करे थे, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि मॉडरेट रहकर काम करना है, ठीक है। और इन्होंने फिर डिमांड उठाई कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें इंडियंस को भी क्या होना चाहिए? हक होना चाहिए कि वो भी गवर्नमेंट बना सके, या कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है तो इंडियंस भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। और ऐसे एरिया में जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, वहाँ पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल बननी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है गिवन मोर पावर एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंस विद नॉट एग्जिस्ट। इट डिमांडेड द इंडियंस भी प्लेस हायर पोजीशन। और इन्होंने क्या डिमांड करी कि जो हाई पोजीशन है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट के ऑफिसेज में, उनमें इंडियंस को भी सीट्स मिलनी चाहिए, जैसे कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो होते हैं। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कौन से, जो आज आप IAS का एग्जाम देते हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उस वक्त सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता था, ठीक है। अब फिर ये चेंज हो गया इसका नाम, तो हो गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अब ये होता तो था लेकिन लंदन में, मतलब इंडिया का ये एग्जाम इंडिया के लिए लंदन में होता था। यहाँ पे फर्स्ट ये मांग उठी कि ये जो आप एग्जामिनेशन वगैरह करवा रहे हो, जो हायर पोस्ट है, इंडियंस को भी मिलनी चाहिए। तो अब ये देखिए, कोई भी ऑफिस है, अगर इसमें इंडिया के लोग ज़्यादा हो जाएंगे और ब्रिटिशर्स कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, उस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में या जो भी वो पार्ट है जहाँ पे वो काम हो रहा है, वहाँ पे इंडियनाइजेशन हो जाएगा। इंडियनाइजेशन का मतलब यही होता है कि वो ऑफिस जिसमें इंडियन के लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं और बाकी और कम कर रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों कहा गया, इन्होंने इस चीज़ के लिए क्यों कहा ऐसा, ताकि जो रेसिज्म की भावना है, जो गोरे काले का जो भेद है वो ख़त्म हो, और जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पोस्ट पर जो मोनोपोलाइज कर रखी है ना इन्होंने ब्रिटिशर्स ने सीट। मोनोपोलाइज का मतलब जो एक पोस्ट है कोई भी, वो सिर्फ उस फैमिली के पर्सन को ही मिले या जिसको वो चाहे सिर्फ उसी को मिले, ऐसा मोनोपोलाइज होना ना। बाहर का कोई भी इसमें इंटरफेयर ना कर पाए, इस पोस्ट को ले ही ना पाए। तो मॉडरेटर्स ने यही सोचा कि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन जो भी आपका ऑफिस उसमें इंडियनाइजेशन हो, ताकि ये मूवमेंट जो इन्होंने चलाया इंडियनाइजेशन वाला, ये किसके अगेंस्ट था, रेसिज्म के, ताकि जो सारी जॉब्स हैं जो मोनोपोलाइज कर रखी है वाइट लोगों ने, वाइट ऑफिशियल्स ने, वो कम हो सके। अब ये हायर पोजीशन पे इंडिया के लोग होंगे तो जो हाई सैलरीज वगैरह जो ले रहे हैं ब्रिटिशर्स और जो अपने घर भेजते हैं, तो वो सारी सैलरी किसके पास आएगी, वो इंडियंस के पास आएगी। इंडिया का पैसा इंडिया में रहेगा, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो इंग्लैंड तक हो रहा है वो कम हो जाएगा।
अदर डिमांड, और कौन कौन सी डिमांड थी? अदर डिमांड्स इंक्लूडेड द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। अब इन्होंने यहाँ पे एक और डिमांड उठाई है, किसने? मॉडरेटर्स ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, कि आपकी जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव है इसको पहले तो अलग अलग करो। ब्रिटिशर्स ने क्या कर रखा था? जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं पहले ये देखते हैं। एक होता है हमारा पार्लियामेंट, एक होता है हमारा कोर्ट। तो पार्लियामेंट क्या करता है? लॉ बनाता है। कोर्ट क्या करता है कि अगर कोई भी लॉ गलत बन रहा है या उससे किसी पर्सन को नुकसान हो रहा है तो उस पर सजा सुनाने का काम या फिर उस लॉ में क्या कमी है उसको दूर करने का काम कोर्ट का होता है। तो इन्होंने क्या कर रखा था ब्रिटिशर्स ने? ये हो गई हमारी एग्जीक्यूटिव, ये हो गई हमारी जुडिशरी, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कर रखा था कि ये दोनों ऑफिस एक ही कर रखे थे पहले तो, और इनमें सारे जो मेंबर्स थे वो कौन थे? ऑब्वियस ब्रिटिशर्स ही होंगे। तो इन्होंने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप लॉ भी खुद बनाओ और खुद ही कुछ भी उसको इम्प्लीमेंट करवा दो, और आप कुछ भी गलत करो आपके ऊपर तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा। तो सबसे पहले इन दोनों को अलग करो कि अगर आप कोई गलत लॉ बना रहे हो तो उसके ऊपर आपको ये भी डर रहे कि आप कुछ गलत कर रहे हैं ना, ऐसे कोई आपको बता सके कि आप कुछ गलत कर रहे हो। तो सबसे पहले इनकी ये डिमांड रही। नेक्स्ट है द रिपेल ऑफ आर्म्स एक्ट एंड द फ्रीडम स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन। और जो आपने आर्म्स एक्ट लगाया था उसको रिपेल करो, उसको हटाओ कि इंडियन लोग जो हैं वो भी आर्म्स रख सकते हैं, ठीक है। और सभी लोगों को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी बात कह सके। The early Congress also raised a number of economic issues, declared the British rule had poverty and famines। तो इन्होंने ये एक इशू भी उठाया कि इकोनॉमिक इश्यूज बहुत सारे हो रहे थे उस वक्त जब इंडिया में ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स जब तक नहीं आए थे उससे पहले कोई भी फेमाइन नहीं आई, कभी पॉवर्टी नहीं आई, लेकिन जब ब्रिटिश का रूल हुआ तो बहुत सारी पॉवर्टी आई और फेमाइंस मतलब अकाल पड़े। इंक्रीज इन द लैंड रेवेन्यू हैड इम्प्रूव्ड पीजेंट्स एंड जमींदार्स एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन टू यूरोप हैड क्रिएटेड फूड शॉर्टेज। तो हुआ क्या था कि जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही थी तो ज़्यादातर जो मिलिट्री के लिए जो खाना जा रहा था वो सारा यहीं से जा रहा था, और ये इतने ज़्यादा टैक्स लगाते थे कि फूड की इंडिया में शॉर्टेज हो गई थी, ठीक है। और यहाँ से जो भी बनता था ये लेके चले जाते थे। अब इट पास मैनी रिजोल्यूशन ऑन द सॉल्ट टैक्स। अब इससे क्या हुआ कि इंडिया में फूड की शॉर्टेज होगी, जिससे क्या हो गया? फेमाइन आ गई। द कांग्रेस डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यूज। तो कांग्रेस ने क्या डिमांड करी कि रेवेन्यूज कम किए जाएं, आप जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स पे मिलिट्री पे इतना खर्च कर रहे हो खर्चा कम किया जाए और फंड्स दिए जाएं इरिगेशन के लिए ताकि एग्रीकल्चर अच्छा हो। इट पास मैनी रिजोल्यूशन ऑन द सॉल्ट टैक्स। बहुत सारे सॉल्ट टैक्स के लिए इन्होंने रिजोल्यूशन पास किए थे। मतलब इतनी भूखमरी से छा गई थी बहुत ज़्यादा, चाहे ज़मींदार हो चाहे कोई भी हो, किसी के पास खाना नहीं था, और इन्होंने सॉल्ट टैक्स भी पास करा कि आप सॉल्ट अपना नमक भी यूज़ नहीं कर सकते आप अपने देश का। ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर्स अब्रॉड। इंडियन लेबर्स को ज़बरदस्ती वो जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी उस वक्त वो दूसरे देश लेके गए, ठीक है। और फॉरेस्ट ड्वेल, जैसे जैसे फॉरेस्ट कट रहे थे, रेलवेज बन रहे थे, सबको सफर करना पड़ रहा था, फॉरेस्ट में जो लोग रहे थे उनको भी सफर करना पड़ रहा था। कॉज्ड बाय इंटरफेयरिंग फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने फॉरेस्ट लॉ लेकर आए थे ये, जिससे कि ट्राइबल लोगों की जिंदगी और फॉरेस्ट में जो रहने वाले की जो लाइफ्स थी उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। ऑल दिस शोज दैट डिस्पाइट बीइंग अ बॉडी ऑफ एजुकेट अलाई द कांग्रेस डिड नॉट टॉक ऑनली बिहाफ ऑफ प्रोफेशनल ग्रुप जमींदार और इंडस्ट्रियलिस्ट। यहाँ पे कांग्रेस ने जो काम किया है, कांग्रेस ने सब लोगों के लिए काम किया है, कांग्रेस ने सब लोगों के लिए आवाज़ उठाई है, ना कि जो एजुकेटेड पर्सन है या जो अमीर लोग हैं सिर्फ उनके लिए काम नहीं किया, उन लोगों के लिए आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने सबके लिए, सबको एक समान मान के कांग्रेस ने सबके लिए आवाज़ उठाई है। द मॉडरेट लीडर्स वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इंजस्टिस नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। मॉडरेट लीडर्स जो थे वो सबके अंदर ये भावना जगा रहे थे कि ये तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, लोगों के अंदर इस चीज़ की भावना कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है, जब वो ये देख पाएंगे तभी वो लड़ पाएंगे, ठीक है। दे पब्लिश, उन्होंने क्या करा, ऐसा सबके अंदर जगाने के लिए कि तुम्हारा देश है और तुम यहाँ पे जो मर्जी चाहे कर सकते हो, तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, इसके लिए उन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश करवाए, आर्टिकल्स लिखे और जगह जगह जाके लोगों को बताना शुरू करा, है ना। दे क्रिटिसाइज ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीचेस, और स्पीचेस दी और बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव को अलग अलग कंट्रीज में भेजा, अब ताकि वो जो भी पब्लिक ओपिनियन है उसको शेयर कर सके। अब सब लोग सुनेंगे ब्रिटिशर्स के बारे में कि वो क्या गलत कर रहे हैं, तो उनको उनके ओपिनियन चेंज होंगे और वो अच्छे से सोच पाएंगे कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है, उन्हें उसके लिए लड़ाई लड़नी है, ठीक है, अपने साथ जो गलत है उसके लिए लड़ाई लड़नी है। दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस एंड सो दे वुड एक्सेप्ट द just demands of Indians. What was necessary therefore was to express these demand and make the government aware of the feeling of Indians. तो मॉडरेटर्स ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों ने सबको ये बताया कि हमें एक साथ आना होगा और हमारी जो डिमांड्स हैं उनको मनवानी होगी। फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट,
कि आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम 1890s में मैनी इंडियंस बिगिन टू रेज क्वेश्चन अबाउट द पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ कांग्रेस। बहुत सारे इंडियंस थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए। इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब लीडर्स सच एज बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इनको लाल बाल पाल भी बोला जाता है, वर बिगिनिंग टू एक्सप्लोर मोर रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स। तो ये भी क्या यहाँ पर आकर जुड़े हैं, ये भी कांग्रेस के साथ आकर जुड़े हैं और इन्होंने कांग्रेस की तरह ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ काम करना शुरू किया है। एंड एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। तो इन्होंने लोगों को ये बताया है कि हमें सेल्फ रिलायंस होना है, अपने काम खुद करने हैं, अपने लिए खुद चीज़ें बनानी है, दूसरों की चीज़ें यूज़ नहीं करनी। और कंस्ट्रक्टिव वर्क की है इन्होंने। कंस्ट्रक्टिव वर्क मतलब थोड़े मॉडरेटर्स से अलग हैं। मॉडरेटर्स आराम से काम करने बिलीव करते थे, लेकिन जो ये लाल बाल पाल थे उनका ये बिलीव था कि हमें फटाफट से इन्हें बाहर निकालना है, चाहे कैसे हो, बस इन्हें बाहर निकालना है। दे आर्ग्यू दैट पीपल मस्ट रिलाई ऑन देयर ऑन स्टैंड। ये आर्ग्यू करते थे कि लोगों को अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज, और लोगों को स्वराज के लिए फाइट करनी चाहिए। स्वराज का मतलब है कि अपना राज, खुद का राज हो उनकी कंट्री में। और तिलक का एक फेमस स्लोगन भी है क्या, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 1905 में वायसराय थे लॉर्ड कर्जन बंगाल के। 1905 में बंगाल का विभाजन भी हुआ और ये ही कर्जन ही क्या थे, बंगाल के विभाजन के रिस्पॉन्सिबल थे। एट दैट टाइम बंगाल वाज बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया इंक्लूडेड बिहार। और उस वक्त जो बंगाल था वो छोटा सा एरिया नहीं था। उस वक्त का जो बंगाल था वो बहुत बड़ा एरिया था, जिसके अंदर बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये सारा पार्ट एक ही जगह था, मतलब एक ही साथ था ये, ठीक है। तो इन्होंने सोचा कि हम क्यों ना दो पार्ट में डिवाइड कर दें। तो इन्होंने बोला कि हम बंगाल को इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि ना हम अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे, इतना ज़्यादा बड़ा एरिया है। लेकिन इनका इंटरेस्ट क्या था, इनका इंटरेस्ट ये था कि जो बंगाल में मॉडरेटर्स ज़्यादा हो गए थे, बंगाल से बहुत सारे मूवमेंट्स उठने लगे थे। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम इसको अलग अलग कर दें, एक को ईस्ट बंगाल और एक को वेस्ट बंगाल बना दें, ठीक है। ईस्ट वाला बंगाल जो था उसको असम के साथ मर्ज कर दिया। और अब इन्होंने बोला कि हम जब इसको बांट देंगे तो लोगों के अंदर ना थोड़ी भावना ये आ जाएगी कि ना हम तो अलग हैं। तो इस तरीके की भावना आ जाएगी, नॉन बंगाली और बंगाली वाली, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल वाली, तो लोग थोड़े से शांत हो जाएंगे। इस तरीके की बात लिए इन्होंने स्प्लिट कर दिया बंगालीज को। अब इससे सभी लोगों को बहुत दुख हुआ कि कोई भी आप ऐसे कैसे किसी जगह को बांट सकते हो, उनके लोगों को कैसे बांट सकते हो। अब यहाँ पे मॉडरेटर्स थे या फिर रेडिकल्स थे। मॉडरेटर्स वो लोग थे, कांग्रेस के वो लोग थे मॉडरेटर्स जो आराम से काम करवाते थे। अब रेडिकल्स कौन थे, कांग्रेस के वो लोग थे जो मतलब हिंसा करके, लड़ाई वड़ाई करके गवर्नमेंट से अपनी बातें मनवाते थे। तो हम बोल रहे थे ना कि कांग्रेस के दो पार्ट में डिवाइड होता, तो मॉडरेटर्स और रेडिकल्स, ठीक है। तो रेडिकल्स में आएंगे लाल बाल पाल और मॉडरेटर्स में आपके ज्यादातर वो लोग थे जो कि आराम शांति से काम करवाते थे, ठीक है। आगे देखेंगे लार्ज पब्लिक मीटिंग्स। अब ये जो कानून जो लेकर आए जिससे इन्होंने बंगाल विभाजन किया 1905 में, इसके खिलाफ सारे एक साथ उठ के सबने आवाज उठाई। अब इस कानून को अपोज करने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे धरने किए, उन्होंने मास मीटिंग्स करी है ना, और स्वदेशी मूवमेंट चली। स्वदेशी मतलब अपना देश, अपनी ही चीजें सारी यूज करेंगे, ठीक है। तो 1905 में जो बाहर से जो सारा सामान आ रहा था उनका बहुत ज्यादा बहिष्कार हुआ। लार्ज अमाउंट में जितने भी कपड़े वहां से आ रहे थे सब जलाए गए, सारी उनकी चीज़ों का बहिष्कार किया गया। और यहाँ पे एक बाल गंगाधर तिलक की फ़ोटो है, उनका एक न्यूज़पेपर है जो वो पब्लिश करते थे केसरी नाम का, मराठी लैंग्वेज में, तो ये भी याद रखिएगा। और एक स्लोगन यहाँ से फेमस हुआ, वंदे मातरम। तो इसको वंदे मातरम मूवमेंट भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो कौन सा मूवमेंट था और कौन सा स्लोगन हुआ। नेक्स्ट है स्वदेशी मूवमेंट सॉट टू अपोज द ब्रिटिश रूल एंड क्रेज द आइडियाज ऑफ सेल्फ हेल्प। जो स्वदेशी मूवमेंट था इसमें ये आइडिया सब लोगों को ये बताया गया कि हमें सेल्फ खुद की खुद मदद करनी है, अपने लिए अपनी चीजें खुद बनानी है, एजुकेशन भी हमारी खुद की होनी चाहिए, इंडियन लैंग्वेजेस का यूज होना चाहिए, स्वराज के लिए फाइट करनी चाहिए। रेडिकल्स एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स। जो रेडिकल्स लोग थे उन्होंने क्या करा, बायकॉट किया ब्रिटिश इंस्टीट्यूट्स को और ब्रिटिशर्स की सारी चीज़ों को। सम इंडिविजुअल ऑल्सो बिगिन टू सजेस्ट दैट रिवॉल्यूशनरी वायलेंस वुड बी नेसेसरी ओवर द ब्रिटिश रूल। तो जितने भी रेडिकल्स थे वही सोचते थे कि हमें वायलेंस जरूर करनी पड़ेगी इस ब्रिटिश रूल के खिलाफ ताकि ये इस देश से बाहर जा सके। ओपनिंग डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी वर मार्क्ड बाय द डेवलपमेंट एज वेल। तो 20th सेंचुरी आते आते कुछ डेवलपमेंट भी हुए। कैसे, अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब्स फॉर्म द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब यहाँ पे कौन कौन से डेवलपमेंट हुए, 1905 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग
जो कि ढाका बंगाल में है, वहाँ पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। अब ये जो मुस्लिम्स थे, ये जो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई है, ये अपोज नहीं करे थे बंगाल का विभाजन, ये फेवर में थे। सबसे पहले इट डिजायर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, और उन्होंने क्या एक डिमांड उठाई मुस्लिम्स ने कि जो मुस्लिम लोग हैं उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है कि मुस्लिम लोग उठेंगे इलेक्शन में, सिर्फ मुस्लिम लोग ही उन्हें वोट देंगे। तो यहाँ से ये तो पक्का हो गया कि मुस्लिम्स की एंट्री हो जाएगी काउंसिल में, ये तो पक्का है। और ये कब हुआ? 1909 में हुआ। आगे क्या देखते हैं? दिस टेम्पटेड पॉलिटिशियंस टुगेदर फॉलोइंग अ डिस्ट्रीब्यूशन फेवर। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने मुस्लिम्स ने सारे अपने अलग करने की बात करी, तो यहाँ पे रिलीजियस ग्रुप, यहाँ पे अब भेदभाव भी शुरू हो गए, भेदभाव और फूट डालो वाली नीति इनकी काम आ गई ब्रिटिशर्स की। मुस्लिम्स को उन्होंने अलग कर दिया। अब 1907 में कांग्रेस का भी स्प्लिट हो गया, जो हम बोले थे मॉडरेटर्स और रेडिकल्स वाला। ठीक है, मॉडरेटर्स समझते थे कि हमें आराम आराम से काम करवाना है, रेडिकल समझते थे नहीं भाई हमें जल्दी जल्दी से काम करना है, ये ऐसे मानेंगे नहीं, आराम आराम से हमारी बात भी नहीं मानते। तो मॉडरेटर्स में ज़्यादातर वही लोग थे जो आराम आराम से काम, शांति से काम करवाना पसंद करते थे, और रेडिकल्स में जो जल्दी जल्दी काम करवाना पसंद करते थे। टू ग्रुप्स। अब क्या हुआ, धीरे धीरे अब ये दोनों अलग तो हो गए सब लोग, मुस्लिम की अलग एसोसिएशन बन गई है और कांग्रेस भी दो पार्ट में स्प्लिट हो गई। अब इन्होंने देखा कि अलग होते होते इनका कोई काम ठीक से हो ही नहीं रहा था, जो ये करना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो ही नहीं रहा था। तो 1915 में सारे साथ में आ गए, और नेक्स्ट ईयर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग साइन द हिस्टोरिकल लखनऊ पैक्ट। तो 1915 में कांग्रेस साथ में आ गए, दोनों रेडिकल्स और मॉडरेट ग्रुप्स। 1916 में मुस्लिम्स भी साथ में आ गए। और ये जो कांग्रेस स्प्लिट हुआ था, ये हुआ था सूरत में, तो इसको सूरत स्प्लिट या सूरत अधिवेशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट है पैक्ट एंड डिसाइडेड टू वर्क फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री। और इन्होंने फिर डिसाइड किया कि हम सारे साथ में मिलके काम करेंगे। आगे देखते हैं द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, किस तरीके से बड़े लेवल पे सब लोगों ने आकर के पार्टिसिपेट किया नेशनल मूवमेंट्स में। ठीक है, आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकम अ मास मूवमेंट। 1919 के बाद ये जो मूवमेंट थी नेशनलिज्म की, एक मास मूवमेंट का रूप इसने ले लिया। मास मूवमेंट मतलब बहुत सारे लोग आके इसमें जुड़ने लगे। एज वी नो कि 1914 से 1918 तक क्या हो रहा था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी। ठीक है, तो वो सारी चीजें, उसका इम्पैक्ट क्या था वो यहाँ पे देखेंगे हम। बिकम अ मास मूवमेंट इन्वॉल्विंग, जिसमें पीजेंट्स आ गए थे, ट्राइबल, स्टूडेंट्स, वुमेन्स, बहुत सारे लोग आकर इसमें जुड़ने लगे थे। सर्टेन बिजनेस ग्रुप्स टू बिगिन टू एक्टिवली सपोर्ट द कांग्रेस इन 1920। इवन जो बिजनेस ग्रुप्स के जो लोग थे, बड़े बड़े रिच पर्सन थे, वो भी 1920s तक इस मास नेशनलिज्म में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अल्टर्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। अब जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस, कुछ कंडीशन भारत में सुधरने लगी। कैसे जी? इट लेड टू ह्यूज राइज इन द डिफेंस expenditures of the government of India. The government in turn increased the taxes. अब हुआ क्या कि अब ब्रिटिशर्स को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की जरूरत थी। वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स जो थे वो इन्वॉल्व थे, ब्रिटेन इन्वॉल्व था, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, टैक्स इंक्रीज कर दिए। और इंडिविजुअल इनकम्स एंड बिजनेस प्रॉफिट्स इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर डिमांड ऑफ वॉर। डिमांड जो थी वॉर में सामान की, लोगों की, वो बढ़ने लगी थी, तो उन्होंने यहाँ पे टैक्स भी इंक्रीज कर दिए। टैक्स इंक्रीज कर दिए। अब हुआ क्या, और यहाँ के जो लोगों को वो जबरदस्ती सेना में लेके जाने लगे। और ब्रिटिशर्स के ज्यादातर जो लोग थे वो सेना में थे, और जो छोटे मोटे काम थे, जूट बैग, क्लोथ, रेलीज, ये सब, रेल्स वगैरह, ये सब वो बना नहीं पाए थे, क्योंकि ब्रिटेन की मैक्सिमम जनता कहाँ थी, वॉर में इन्वॉल्व थी। तो यहाँ पर इंडियंस को मौका मिल गया कि अब वो प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि यहाँ से सारा सामान कहाँ जा रहा था, वर्ल्ड वॉर में जा रहा था। तो यहाँ के जो कामगार लोग थे उनको फिर से काम मिलना शुरू हो गया, और उन्होंने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया इस वक्त। कब? वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन इन्वॉल्व था, वो काम कर नहीं पा रहा था ऐसे, वो तो सिर्फ वॉर का सामान बना रहा था ज़्यादातर, और बहुत सारा सामान इंडिया से भी जा रहा था। इन्होंने जो टैक्स वगैरह बढ़ाए थे उससे कॉमन लोग जो थे उनका भी बहुत सारा नुकसान हो गया था। तो इन्होंने टैक्स वैक्स को तो कुछ इतना किया नहीं, लेकिन अपना काम पे इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, जैसे जैसे इन्होंने टैक्स बढ़ाए तो जो कॉमन पीपल हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, चीज़ें महंगी होने लगी। अब चीज़ें महंगी हो रही है, सामान कम होता जा रहा है, क्योंकि ब्रिटेन तो अब कुछ बना नहीं पा रहा, तो इंडियन लोगों ने फिर पूरा फ़ायदा उठाया, और फिर छोटे मोटे सामान जो जाने थे वो इंडिया से जाने लगे, इंडिया बनाने लग गई, और यहाँ पे उन्हें बहुत सारा अच्छा सा फायदा हुआ। इंडियन इंडस्ट्री एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द वॉर। इंडिया में जितनी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी वो बढ़ने लगी, उभरने लगी है ना। एंड इंडियन बिजनेस ग्रुप्स बिगेन टू डिमांड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। द वॉर ऑल्सो लीड द ब्रिटिश टू एक्सपेंड देयर आर्मी। विलेजेस वर प्रेशराइज्ड टू सप्लाई सोल्जर्स। अब ब्रिटिशर्स को क्या ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी की जरूरत थी, तो उन्होंने जबरदस्ती विलेजर्स को अपनी फौज में भरना शुरू करा और यहाँ से अब्रॉड लेकर गए। लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वर सेंट टू अब्रॉड, मैनी रिटर्न। कुछ ऐसे थे जो मर गए थे और कुछ
वापस भी आए। जब वापस आए तो पूरा देश देख कर आए थे। जब वर्ल्ड वॉर हुई थी, जो वापस आए थे वहाँ से, तो उन्होंने देखा कि पूरे देश में ये एशिया और अफ्रीका जैसे जो देश हैं, इनके ऊपर इन ब्रिटिशर्स ने, गोरे लोगों ने कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रखा है, कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी हैं। अब 1917 में रशिया में भी रिवॉल्यूशन चल रही थी। वहाँ के जो पीजेंट्स और वर्कर्स थे वो भी क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। ठीक है, अब ये वाली जो भावना थी ये पूरे देश में आ गई थी। पूरा देश अब रिवॉल्यूशन कर रहा था। ठीक है, अब ये जो लोग वहाँ से आए थे, वॉर से वापस आए, तो ये सारी चीज़ें वहाँ देख के आए थे। तो इन्होंने भी वहाँ पे लोगों को आकर इंस्पायर किया कि हमें भी जैसे बाकी के सारे देश इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, हमें भी एक साथ एकजुट होकर लड़ना चाहिए। आगे एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। अब यहाँ पे होती है महात्मा गांधी की एंट्री। इन दीज सर्कमस्टांसेस दैट महात्मा गांधी एमर्ज अ मास लीडर। आज यू मे नो, गांधी जी एज, जब गांधी जी इंडिया वापस आए उनकी एज थी 46। 1915 में वो साउथ अफ्रीका से वापस आए। अब साउथ अफ्रीका में उन्होंने बहुत सारे क्या किए थे, मूवमेंट किए थे नॉन वायलेंटली। नॉन वायलेंटली का मतलब कि अहिंसा से, शांति से, इस तरीके से। तो जो साउथ अफ्रीका जो कंट्री थी, वहाँ पे रेसिज्म की भावना बहुत ज़्यादा थी। इंडिया में तो कुछ नहीं, वहाँ तो काले गोरे के लिए इतना ज़्यादा टॉर्चर करते थे लोगों को, बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स लोग। तो ये वहाँ पे उनके लिए लड़ाई लड़कर आए थे। जो गांधी जी थे वो इंटरनेशनली क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। हिज साउथ अफ्रीकन कैंपेन हैड ब्रॉट हिम इन कॉन्टैक्ट विद वेरियस टाइप्स ऑफ इंडियंस। और जैसे जैसे इन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए ये मूवमेंट किए थे, इसमें उन्हें बहुत सारे लोगों का साथ मिला। हिंदू, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, गुजराती, तमिल, नॉर्थ इंडियन, बहुत सारे लोग इनके साथ आए और इंटरनेशनली ये बहुत फेमस हो गए थे। महात्मा गांधी स्पेंड हिज फर्स्ट ईयर इन इंडिया ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री। फर्स्ट जब वो इंडिया में आए तो सबसे पहले उन्होंने इंडिया को जानना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो पहले, अब वो बहुत टाइम बाद, कम से कम 20 साल बाद वो इंडिया वापस आए थे, तो 20 साल में तो बहुत चेंज हो जाता। तो उन्होंने घूमकर पूरी इंडिया को देखा, पहले उसकी सिचुएशन को समझी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आगे पढ़ेंगे। ये है कोई नटल कांग्रेस है जिनकी स्थापना किसने की है, महात्मा गांधी ने। तो याद रखिएगा इसको, 1895 में। हिज अर्ली इंटरवेंशंस वर इन लोकल मूवमेंट्स। सबसे पहले उन्होंने लोकल मूवमेंट्स करे। कौन कौन से, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल वर्कर्स के लिए किया था। और जैसे जैसे ये मूवमेंट करते गए वो राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, इन सबके कॉन्टेक्ट में भी आते गए। इन अहमदाबाद ही लेड अ सक्सेसफुल मिल वर्कर स्ट्राइक। मिल वर्कर के लिए इन्होंने स्ट्राइक की थी अहमदाबाद में 1918 में। लेट अस नाउ फोकस इन सम डिटेल्स ऑन द मूवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइज। तो अब हम अच्छे से देखेंगे 1919 से 1992 के बीच में जितने भी मूवमेंट्स हुई थी जो गांधी जी ने की थी, और भी जो मूवमेंट्स हुई थी सब उनके बारे में देखेंगे। फर्स्ट थी रॉलेट सत्याग्रह। गांधी जी की आइडियोलॉजीज थी कि सत्य के रास्ते पे अगर टिके हुए, अगर हम सत्य से, कोई भी सच के साथ रह के काम करेंगे तो हमारे सारे काम हो जाएंगे। 1919 गांधी जी केवा कॉल ऑफ सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। तो 1919 में गांधी जी रॉलेट एक्ट के खिलाफ उन्होंने एक कॉल की थी। कॉल की मतलब लोगों को बुलाया, हमें अब इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। तो रॉलेट एक्ट में गवर्नमेंट ने पुलिस को ज़्यादा पावर दे दी थी और यहाँ पे जो लोग थे उनके फ्रीडम राइट्स का हनन हुआ था। मतलब उन्हें उनकी जो फ्रीडम थी बोलने की और एक्सप्रेस करने की, वो छीन ली गई थी। तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना साथ में आए और उन्होंने बोला गवर्नमेंट को कि ये गलत है, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है लोगों के साथ, आप ऐसे किसी के बेसिक राइट्स को नहीं छीन सकते। उन्होंने बोला इस लॉ के बारे में कि ये तो बहुत बेकार कानून है, डेविलिश है, बिल्कुल राक्षसों वाला कानून है, इस तरीके से बोला। तो रॉलेट एक्ट में पुलिस को पावर्स दी गई थी कि वो 2 साल तक किसी भी, अगर उनको लगता है कोई भी ऐसा पर्सन है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम कर रहा है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहा है, तो 2 साल के लिए उसके ऊपर कोई बिना सुनवाई किए, बिना कोर्ट में ले जाए उसको 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं। ठीक है, तो गांधी जी ने सभी लोगों को बोला कि 6 अप्रैल 1919 को हम नॉन वायलेंटली, मतलब बिना लड़ाई के, हम क्या करेंगे, अपोज करेंगे इस कानून को, हड़ताल करेंगे और ह्यूमिलेशन करेंगे और प्रेयर्स करेंगे। सत्याग्रह सभा वर सेटअप टू लॉन्च द मूवमेंट। और इस मूवमेंट को चलाने के लिए सत्याग्रह सभा लॉन्च करी गई यहाँ से। द रॉलेट सत्याग्रह टर्न आउट टू बी फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो इट वाज लार्जली टू द सिटीज। तो यहाँ पे जो रॉलेट सत्याग्रह हुआ, बहुत सारे लोग इसमें आए, लेकिन अभी भी ये जो मूवमेंट थी सिर्फ गाँव तक ज्यादा सीमित थी, सिटीज तक ये नहीं पहुँच पाई। इन अप्रैल 1919 देयर वाज अ नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड हड़ताल्स इन द कंट्री एंड द गवर्नमेंट यूज्ड ब्रूटल मेजर्स। अब ये जो हड़ताल हो रही है अप्रैल 1919 तक, तो गवर्नमेंट ने भी इसके खिलाफ बहुत ब्रूटल मेजर्स लिए इसको दबाने के लिए। और जो जलियांवाला बाग है वहाँ पर जनरल डायर ने क्या किया, अमृतसर में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को क्या किया था, ऐसे ही निहत्थे लोगों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पर शांति से, तो उन्होंने
ऐसे ही लोगों पर गोलियां चलवा दी थी, जिससे बहुत सारे लोग से मर गए। ऑन लर्निंग अबाउट द मैस्कर रविंद्रनाथ टैगोर एक्सप्रेस्ड द पेन। तो जब ये जलियांवाला बाग वाला जो मैस्कर हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो ब्रिटिशर्स ने एक नाइटहुड की जो उपाधि दी थी अच्छे अच्छे काम करने के लिए, तो उन्होंने वो भी वापस दे दी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए पिक्चर में दिखाया गया है कि वॉल पे जनरल डायर ने इतने सारे लोगों पे जो गोलियां चलवाई थी, तो यहाँ पे निशान है उस दीवार पे अभी भी। During the Rowlatt Satyagraha, the participants tried to ensure that the Hindu and Muslim were united in the fight against the British rule. तो ये जो रॉलेट सत्याग्रह था, इसमें ये बताया गया है कि जितने भी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सब एक साथ मिलकर के ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। दिस वॉज ऑल्सो द कॉल ऑफ महात्मा गांधी हु ऑलवेज सॉ इंडिया एज अ लैंड ऑफ ऑल पीपल हु लिव्ड इन द कंट्री। तो ये किसके कहने पे होता? गांधी जी के कहने पे। गांधी जी क्या सोचते थे कि जो कंट्री है, जो इंडिया है, जो लैंड है यहाँ की, वो सब लोगों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी रिलीजन के हो। ही वॉज कीन टू द हिंदूज एंड मुस्लिम सपोर्ट ईच अदर इन एनी जस्ट कॉज। तो यहाँ पे बोला गया है कि सारे लोग, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनको साथ में मिलकर के काम करना चाहिए। नेक्स्ट है खिलाफत एजिटेशन एंड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। खिलाफत इशू वाज वन सच कॉज 1920 द ब्रिटिश इम्पोज द हार्श ट्रीटी ऑन तुर्की सुल्तान और खलीफा। जो तुर्की सुल्तान थे, जब वो हार गए थे, या फिर खलीफा बोल सकते हैं, तब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि इनके यहाँ के जितने भी मॉस्क वगैरह हैं, इनका जो भी धर्म है, तो उसके ऊपर भी इन्होंने अपना कंट्रोल करने की कोशिश करी। ठीक है, अब यहाँ पे जो खलीफा लोग थे, अब वो ये तो नहीं चाहते थे कि कोई उनको अपने हिसाब से पूजा भी ना करना दे। तो यहाँ पर ये जो मुस्लिम्स थे, सभी लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हुए। तो यहाँ पर जो ऑटोमन एम्पायर था, उनका यही मानना था कि कम से कम जो सैक्रेड प्लेसेस हैं मुस्लिम्स के, उनके ऊपर ऑटोमन एम्पायर का ही राज हो। द लीडर्स ऑफ द खिलाफत एजिटेशन, अब कौन कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दोनों ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में और खिलाफत एजिटेशन जो हो रहा था, इसमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने की बात कही। तो गांधी जी और शौकत अली, मोहम्मद अली, उन्होंने दोनों मूवमेंट पे काम किया। कौन कौन से मूवमेंट? एक तो खिलाफत मूवमेंट जो इन खलीफास के द्वारा, और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट किसके लिए? जो जलियांवाला जो मैस्कर हुआ था उसके खिलाफ। ठीक है, तो इन सबने साथ में मिलकर डिमांड की किसकी? स्वराज की। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में 1921 से 1922 तक हुआ। तो इस मूवमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल जो थे ब्रिटिशर्स के, वो छोड़ दिए। बहुत सारे लॉयर्स थे, जैसे मोतीलाल नेहरू, CR दास, सी राजगोपालाचारी और असफ अली, इन सब ने अपनी प्रैक्टिसेस छोड़ दी। ब्रिटिश टाइटल जितने भी थे, उन्होंने सबने बायकाट किया। जितने भी लोगों को ब्रिटिश टाइटल्स मिल रखा था, इंडियन लोगों को, सबने बायकाट किया। पीपल लिट पब्लिक बॉनफायर, जितने भी लोग थे उन्होंने बॉनफायर जलाई। फॉरेन से जो कपड़े आए थे उन सबको जला दिया और स्वदेश की मांग करी, स्वराज की मांग करी। और जो 1920-1922 तक जो इंपोर्ट हो रहा था फॉरेन क्लोथ्स का, फॉरेन चीज़ों का, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया। लेकिन ये जो मूवमेंट था बहुत ज़्यादा पार्ट तक फैल चुका था, पर अभी भी कुछ ऐसे एरिया थे जो अभी इससे बचे हुए थे, जहाँ तक ये मूवमेंट नहीं पहुँचा था। पीपल इनिशिएटिव्स क्या थे? इन मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिले कि जहाँ पे लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ नॉन वायलेंटली बिहेव किया, मूवमेंट किए। In other different classes and groups interpreting Gandhiji call in own manner protest in ways that were। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे गांधी जी के आइडियाज़ लोगों तक नहीं पहुँचे, ज़्यादा दूर दूर तक नहीं पहुँचे, लेकिन लोगों ने अपने हिसाब से प्रोटेस्ट करने, मूवमेंट करने शुरू कर दिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इन आइदर केस पीपल लिंक देयर मूवमेंट, और ज़्यादातर केस ये देखने को मिले कि लोगों ने अपने लिए मूवमेंट करें और उनको बोल दिया है कि हम गांधी जी हमारी हेल्प कर रहे हैं, गांधी जी के हिसाब से हम अपने मूवमेंट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ पर टैक्स ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा हम टैक्स नहीं देंगे और हम मूवमेंट कर रहे हैं, और बोल दिया जब गांधी जी ने हमें बोला हम गांधी जी के हिसाब से मूवमेंट कर रहे हैं। मतलब कर वो रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या, हमें गांधी जी हेल्प कर रहे हैं। इन खेड़ा गुजरात पट्टीदार पीजेंट्स ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन अगेंस्ट द हाई लैंड रेवेन्यू। तो गुजरात में जो खेड़ा है, वहाँ पे पट्टीदार पीजेंट्स जो थे, उनसे लैंड रेवेन्यूज बहुत ज़्यादा लिया जा रहा था, और वहाँ पे फेमाइन भी आ गया था, भुखमरी हो गई थी। ऊपर से ये जो बोल रहे थे ब्रिटिशर्स की हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगान चाहिए, टैक्स चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, खेड़ा मूवमेंट किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इन कोस्टल आंध्र प्रदेश, इंटीरियर तमिलनाडु, लिक्विड शॉप्स वर पिक्ड। अब जो आंध्र प्रदेश है, जो हमारा कोस्टल एरिया है, साउथ में जो पड़ता है, वहाँ पर लेडीज ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जितनी भी लीकर शॉप्स थी, शराब की दुकानें थी, वहाँ पर जा के बोला कि आपको ये नहीं पीनी चाहिए, बहुत ज़्यादा खराब है, इस तरीके की बातें। इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, ट्राइबल्स एंड पुअर पीजेंट्स स्टेज ए नंबर ऑफ फॉरेस्ट सत्याग्रह, समटाइम्स सेंडिंग देयर कैटल इनटू फॉरेस्ट। और जैसे कि जो लोग थे जो फॉरेस्ट कानून से दुखी थे, जो फॉरेस्ट कानून से जो परेशान थे, उन्होंने अपने कैटल्स को बिना पे करे, फॉरेस्ट लॉ के हिसाब से उनको पे करना पड़ता था। अगर फॉरेस्ट में उनको कुछ भी काम करने के लिए जाना होता था तो ब्रिटिशर्स को पे करना पड़ता था। तो उन्होंने बिना पे करे
उनको वायलेट करना शुरू करा, उनके रूल्स को वायलेट करना शुरू करा और बिना पे करे अपने कैटल्स को जंगल में ले जाना शुरू किया। दे वर प्रोटेस्टिंग बिकॉज द कॉलोनियल स्टेट हैज रिस्ट्रिक्टेड देयर यूज ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि ऐसा उन्होंने क्या किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, रोक रखा था कि आप फॉरेस्ट में नहीं जा सकते। अब जिनका जीवन ही फॉरेस्ट से चल रहा है वही फॉरेस्ट में ना जाए तो उनका जीवन कैसे चलेगा, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू करा। दे बिलीव द गांधी जी, वो सब ये सोचते थे गांधी जी हमें हमारे टैक्स कम करवाएंगे, हमारे ऊपर जो फॉरेस्ट के रेगुलेशंस हैं उनको भी खत्म करवाएंगे। इन मैनी फॉरेस्ट विलेजेस पीजेंट्स प्रोक्लेम स्वराज एंड बिलीव दैट गांधी जी राज, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते थे कि ये स्वराज हमें मिलेगा, गांधी राज आएगा और ये जो ब्रिटिशर्स राज है ये खत्म हो जाएगा। इन सिंध नाउ पाकिस्तान मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पीजेंट्स वर वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट द खलीफात कॉल। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो दो मूवमेंट ऊपर जो हमने भी पढ़े हैं ये अलग अलग जगह पे किस तरीके से लोगों के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, अलग अलग लोग किस तरीके से जुड़ रहे हैं, मतलब डायरेक्टली वहाँ पे नहीं जुड़ पा रहे लेकिन अपने अपने लेवल पे उन्होंने किस तरीके से गांधी जी के कॉल पे काम किया कि गांधी जी ने हमें बोला हम अपने हिसाब से प्रोटेस्ट करेंगे सारे मिलके। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रेडर्स थे उन्होंने भी क्या किया है, खिलाफत कॉल के हिसाब से काम करना शुरू किया जो पाकिस्तान में। इन बंगाल टू द खिलाफत नॉन कॉर्पोरेशन अलायंस गेव इनॉर्मस कॉमन यूनिटी एंड स्ट्रेंथ टू द नेशनल मूवमेंट। तो बंगाल में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर एक साथ एकजुट होकर के इस नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लिया। पंजाब में भी कैसे अकाली एजिटेशन जो था, जो इनके गुरुद्वारे वगैरह होते थे वहाँ पे ये महंत लोग थे, जो महंत लोग थे वो बहुत करप्शन कर रहे थे। अब इन महंत लोग को सपोर्ट था ब्रिटिशर्स का, तो इन्होंने इनके खिलाफ भी काम करना शुरू किया। दिस मूवमेंट गॉट क्लोजली आइडेंटिफाइड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन असम। असम में जो टी गार्डन लेबरर्स थे उन्होंने भी गांधी महाराज की जय ऐसे बोला, मतलब जैसे बोलते हैं ना कृष्ण भगवान की जय, तो उन्होंने गांधी जी को एक महाराज की, भगवान की एक जगह दे दी है और इस तरीके से उनके नारे लगाते हुए अपने जो वेजेस हैं, जो उनको काम करने के जो पैसे मिले थे, इतने कम पैसे मिले थे, उनको बढ़ाने की बात कही। दे लेफ्ट द ब्रिटिश ओन प्लांटेशन एम्स डिक्लेरेशन एंड दैट दे वर फॉलोइंग गांधी जी विश। इन्होंने क्या किया, जो प्लांटेशन थे, जो टी प्लांटेशन जो थे, जो खेत थे, उनको छोड़ के जाने लगे कि हम काम नहीं कर रहे, आपको हमारे वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे। गांधी जी के हिसाब नॉन वायलेंटली क्या कर रहे हैं, अपने बात बनवाने की कोशिश कर रहे थे। इंटरेस्टिंगली इन द असमीज वैष्णव सॉन्ग्स ऑफ द पीरियड रेफरेंस टू द कृष्णा। और असम में क्या देखेंगे आप कि जो कृष्णा के सॉन्ग थे वो गांधी राजा ऐसे करके गाने लगे। द पीपल महात्मा, तो यहाँ पे देखिए इस फोटो में किस तरीके से भगवान की तरह यहाँ पे इन फ्रीडम फाइटर्स को दिखाया गया है लोगों ने। वी कैन सी फ्रॉम द अबव दैट समटाइम्स पीपल थॉट गांधी जी एज अ काइंड ऑफ मसीहा। तो यहाँ पे हमने देखा कि लोगों ने किस तरीके से गांधी जी को मसीहा बनाने की कोशिश की है, मसीहा बनाया। उन्होंने ये सोचा कि गांधी जी हमें हमारी गरीबी से, हमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे निजात करवाएंगे, उनसे हमें छुटकारा दिलवाएंगे। गांधी जी विश टू बिल्ड क्लास यूनिटी। गांधी जी का ये मानना था कि हमें यूनिटी में होकर काम करना है, एकता में रह के काम करना, नॉट क्लास कॉन्फ्लिक्ट। हम चाहे कोई सी भी क्लास के हो, कोई सा भी जेंडर हो, कोई भी रिलीजन हो, हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ एक होकर काम करना है। येट पीजेंट कुड इमेजिन दैट ही वुड हेल्प देम इन देयर फाइट अगेंस्ट जमींदार। तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि गांधी जी हमारी हेल्प करेंगे जमींदार से लड़ने के लिए। एग्रीकल्चर लेबर्स ने सोचा कि हमें हमारे लैंड मिलेंगे, गांधी जी हेल्प करवाएंगे। एट टाइम्स ऑर्डिनरी पीपल क्रेडिट गांधी जी विद देयर ओन। और कभी कभी क्या हुआ कि जो ऑर्डिनरी लोग थे अगर उनको भी कोई उनके हक मिल गए, उन्होंने क्या बोला कि हमें ये हक गांधी जी की वजह से मिले हैं, तो अपने क्रेडिट भी गांधी जी को दे दिया। फॉर इंस्टेंस एट द एंड ऑफ पावरफुल मूवमेंट पीजेंट्स प्रतापगढ़ इन यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि अब उत्तर प्रदेश में है, मैनेज टू स्टेप इलीगल इन्वेक्शन। और यहाँ के जो लोग थे, प्रतापगढ़ के जो लोग थे, इलीगल इविक्शन जो यहाँ पे हो रहा था, उन्होंने भी क्या किया, उसको रोका। इलीगल इन्वेक्शन क्या होता है, फॉर्सिबल एंड अनलॉफुल थ्रोइंग आउट टेनेंट फ्रॉम द लैंड दे रेंट। मतलब तो टेनेंट्स कौन होते हैं, टेनेंट्स होते हैं जैसे कोई पर्सन है, उनकी ज़मीन है और ब्रिटिशर्स लोग क्या करते थे, इनकी ज़मीन को किराए पे लेके कम पैसों में ज़बरदस्ती लेके अपना काम करते थे। ब्रिटिशर्स के खिलाफ वर्क करना शुरू किया। गांधी जी हु हैड वॉन्ट दिस डिमांड फॉर दैम एट अदर टाइम्स यूजिंग गांधी जी नेम ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स अंडरटुक एक्शंस दैट डिड नॉट कन्फर्म टू गांधी आइडियल्स। कभी कभी क्या होते थे, पीजेंट्स और ट्राइबल्स लोग भी हिंसा कर जाते थे और जो गांधीयन आइडियल्स थे उनके क्या होते थे, गांधीयन आइडियल्स तो ये थे कि हमें शांति से काम करना है, कभी कभी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। आगे देखते हैं हैपनिंग ऑफ 1922 से 1929 तक क्या हुआ। महात्मा गांधी एज यू नो वाज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट। हमने क्या देखा कि महात्मा गांधी लड़ाई दंगे के क्या थे, खिलाफ थे, वो शांति से काम करना पसंद करते थे। ही अब्रप्टली कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उन्होंने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी ना उसको वापस ले लिया था एकदम से। क्यों, क्योंकि फरवरी 1922 में जो पीजेंट्स का एक क्राउड था, उन्होंने चोरा चोरी एक जगह है वहाँ के पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी थी, जिससे कुछ पुलिसमैन मर गए थे।
तो गांधी जी को ये बात बहुत बुरी लगी कि मैंने बोला था आराम से काम करना, आपने ऐसे क्यों किया। तो गांधी जी ने फिर क्या किया, वापस ले लिया नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। वंस द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ओवर, गांधी जी फुल स्ट्रेस। अब लोगों को समझ नहीं आता था इतना बड़ा मूवमेंट जो चल रहा था वो कैसे वापस ले लिया, अब हम करें क्या। तो बहुत सारे लोगों ने गाँव-गाँव में जाकर लोगों को समझाना शुरू करा, है ना, बताना शुरू करा। और जो हमारे लीडर्स जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, उन्होंने क्या किया कि हमने जो इलेक्शंस छोड़ देते, जो पार्टी छोड़ देती, दोबारा इलेक्शंस लड़ने चाहिए और काउंसिल्स में एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह, ताकि हम लोगों के लिए बना पाएं। थ्रू सिंसियर सोशल वर्क इन विलेजेस इन मिड 1920s, द गांधीयंस वर एबल टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट बेस। दिस प्रूव to be very useful in launching the civil disobedience movement in 1930। अब यहाँ पे बात आती है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या थी, जो 1930 में हुआ था, कि यहाँ पे बोला गया था कि आप जो भी हमारे लिए लॉ बनाएंगे, ब्रिटिशर्स के लिए बोला गया है कि जो भी आप हमारे लॉ बनाएंगे हम उसका बहिष्कार करेंगे, हम नहीं मानेंगे। जैसे हमारा नमक कानून तोड़ा था ना, बिल्कुल वही। तो ये है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, हम आराम से तुम्हारा जो भी तुम हाँ बोलोगे हम ना बोलेंगे, इस तरीके से काम होगा। टू इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ मिड 1920s वर द फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो 1920 मिड में दो ऐसे कौन कौन से काम हुए अच्छे, एक तो ये कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई, ठीक है, जो क्या था, एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन था। एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी भी यहाँ पर क्या हो गई, डेवलप हो गई, बन गई है। अभी दोनों चीजें इनकी बात करेंगे। दीज पार्टीज हैव हेल्ड वेरी डिफरेंट आइडियाज अबाउट द काइंड ऑफ कंट्री इंडिया शुड बी। तो दोनों के यहाँ पे जो अलग अलग धारणाएं हैं कि इंडिया कैसी होनी चाहिए। ये जो आरएसएस ग्रुप बना है, इनका ये मानना था कि जो हमारे इंडिया है वो सिर्फ हिंदू देश होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हमारा देश हिंदू के हिसाब से नहीं, हमारा देश सबके हिसाब से होना चाहिए ना। फाइंड अबाउट देयर आइडियाज विद द हेल्प ऑफ योर टीचर द रिवॉल्यूशनरी नेशनल भगत सिंह टू वॉज एक्टिव इन दिस पीरियड। तो यहाँ पर आप भगत सिंह का भी नाम जानेंगे, भगत सिंह के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा देखने को मिलेगा कि वो भी इस एक्ट में, ये जो मूवमेंट था इसमें बहुत अच्छे से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले थे। तो याद रखिएगा यहाँ से क्या है कि मिड 1920s में दो अच्छे काम हुए, क्या, दो फॉर्मेशन हुए, एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, आरएसएस की, और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। ये कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, ये इनका अलग अलग धारणाएं थी कि हमारी इंडिया कैसी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब थोड़ी सी फिगर के बारे में देखते हैं। ये है 1927 की बात। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंग्लैंड डिसाइडेड टू सेंड कमीशन। अब यहाँ पे क्या है, 1927 की बात है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंग्लैंड में बैठ ये डिसाइड किया कि हम इंडिया की पॉलिटिकल कैसे होना चाहिए, पॉलिटिकल चीज़ें कैसी होंगी, है ना, कैसे एडमिनिस्टर करेंगे इंडिया को हम। तो उसके लिए कमीशन बनाया जाएगा और इंडिया भेजा जाएगा, ठीक है। उसका नाम था साइमन कमीशन। तो लॉर्ड साइमन जो थे वो इस कमीशन के हेड थे। अब इसमें हुआ क्या, जो साइमन कमीशन आया इसमें एक भी इंडियन नहीं था। मतलब इंडियन के लिए तुम कानून बना रहे हो लेकिन इसमें एक भी इंडियन नहीं है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। तो सारे जो लोग हैं, सारे जो इंडियन लोग हैं, उन्होंने क्या किया, इस साइमन कमीशन का बहिष्कार किया और बोला साइमन गो बैक, हम तुम्हें नहीं मानते, हम इस कानून को नहीं मानते। तो जब साइमन इंडिया आए तो सब लोगों ने काले झंडे दिखाए उनको कि बायकॉट कर रहे हैं, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, इस तरीके से नारे लगाए। The decade closed with the Congress resolving to fight for पूर्ण स्वराज, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंटशिप में पूर्ण स्वराज की बात की गई, ठीक है, कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और 1930 को हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। अब यहाँ पे भगत सिंह की एक फ़ोटो है, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो इनकलाब जिंदाबाद इनकी एक स्लोगन है। तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, ये सारे कैसे थे, फ्रीडम फाइटर थे। और ये क्या थे, रेडिकल्स के रूप में काम करते थे, मतलब हिंसा करके, है ना, कि लोगों को हमें बस भगाना है किसी भी तरीके से। तो इन्होंने क्या किया था, Others wanted to fight against the colonial rule and the rich exploiting classes through a revolution workers and peasants. For this purpose, they founded the Hindustan Socialist Republic Association 1928 at फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई है, ठीक है, जिसका नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसमें ये जो कॉलोनियल रूल और जो बड़े बड़े लोग जो छोटे छोटे जातियों पे, छोटे छोटे लोगों पे जो अत्याचार करें, उनके लिए 1928 में इन्होंने एसोसिएशन बनाई। इन सब ने मिलकर, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने मिलकर, कहाँ पर, कोटला में, जो दिल्ली में है, ठीक है। ऑन 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु, इन तीनों ने क्या किया था, अब पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय को मारा था, मतलब लाला लाजपत राय मर गए थे लाठी चार्ज की वजह से, जो पुलिस ने किया था। तो इन सब ने जाके उस पुलिस ऑफिसर को मार दिया एंड इसके अगेंस्ट में उनको फिर जेल में भेजा गया। आगे देखते हैं। ऑन 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह, बीके दत्त, इन दोनों ने क्या किया था, लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसमें बॉम्ब फेंक दिया था।
अब इनका मोटिव ये नहीं था कि हम किसी को मारेंगे और ना ही किसी की डेथ हुई थी, इनका ये था कि टू मेक द डेफ हियर, हमें बहरों को सुनाना है और आराम से सुनेंगे नहीं, तो उन्होंने जाके बॉम्ब फेंक दिया था वहाँ पर। तो इसके खिलाफ में इनको जेल भेजा गया और फिर इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई जब ये 23 साल के थे। नेक्स्ट है मार्च टू डांडी। तो डांडी मार्च देखेंगे, पूर्ण स्वराज वुड नेवर कम ऑन इट्स ओन, इट हैड टू बी फॉट फॉर। पूर्ण स्वराज हमें ऐसे नहीं मिलेगा, हमें इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी। तो इन 1930 की बात है, गांधी जी डिक्लेयर दैट ही वुड लीड टू मार्च ब्रेक द सॉल्ट लॉ। उन्होंने 1930 में किसने, गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया कि हम सॉल्ट लॉ को तोड़ेंगे, नमक कानून को तोड़ेंगे और एक मार्च करेंगे, ठीक है, पैदल यात्रा इन्होंने करी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्टेट हैड अ मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चर। अब इस लॉ के, सॉल्ट लॉ क्या था? सॉल्ट लॉ ये था कि जो ब्रिटिशर्स लोग हैं वो एक नमक बना सकते हैं। अभी देखिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, नमक तो सबकी बेसिक नीड है, नमक तो सबको मिलना चाहिए। अब देश का नमक देश ही नहीं बना पा रहा है, ब्रिटिशर्स बना रहे हैं और लेके जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा भैया ये तो बहुत गलत बात है, अब ये तोड़ना पड़ेगा, नमक कानून तोड़ा। महात्मा गांधी अलॉन्ग विद देयर नेशनलिस्ट रीजंस दैट इट वाज सिंफुल टू टैक्स सॉल्ट सिंस इट इज सच एन एसेंशियल आइटम फॉर आवर फूड। तो इनके साथ जितने भी इनके और मेंबर्स थे, उन्होंने सबने साथ में मार्च किया है और जो ये सॉल्ट है इस कानून को तोड़ा जो कि सबके खाने की जरूरत होती है। द सॉल्ट मार्च रिलेटेड द जनरल डिजायर ऑफ फ्रीडम टू स्पेसिफिक ग्रीवेंस शेयर बाय एवरीबॉडी एंड दस डिड नॉट डिवाइड द रिच एंड पुअर। तो ये जो नमक है, सॉल्ट मार्च जो थी वो सबसे रिलेटेड है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम्स हो, क्योंकि जो नमक है वो एक बेसिक नीड हर लोग की, हर इंसान की है। गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स मार्च ओवर 240 मील्स। तो गांधी जी और उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने पैदल यात्रा करी है 240 मील साबरमती से कहाँ, डांडी तक, और वहाँ पर जाके एक मुट्ठी नमक उठाया, नमक बनाया है और क्या किया है, When they broke the government law by gathering natural salt found on the seashore and boiling sea water to produce salt। गांधी जी ने यहाँ पे क्या किया, एक मुट्ठी यहाँ से नमक उठाया और नमक कानून को तोड़ दिया। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी उन्होंने यहाँ पे रोकने की भी कोशिश की थी उनको बहुत ज़्यादा। हाँ, यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो पानी उबाल के फिर नमक वमक बनाया करती थी। तो उन्होंने क्या किया था, जो नमक यहाँ पे पड़ा हुआ था पहले से उसको कीचड़ में भी मतलब ऐसे कर दिया था गंदा गंदा, लेकिन गांधी जी ने फिर भी पीछे नहीं हटे थे और उन्होंने इस कानून को तोड़ दिया था। नेक्स्ट ये येलो वाला बॉक्स है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, अंबाबी फ्रॉम कर्नाटका। तो वुमेन्स ने फ्रीडम स्ट्रगल्स में बहुत अच्छे से रोल अपना प्ले किया था। वुमेन फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड पार्टिसिपेट इन द नेशनल मूवमेंट। अलग अलग बैकग्राउंड से औरतों ने भी यहाँ पर आके मूवमेंट किए हैं। यंग एंड ओल्ड, चाहे यंग हो, ओल्ड हो, सिंगल हो, मैरिड हो, सारी लेडीज, चाहे गांव से हो चाहे शहर से हो, सभी यहाँ पर आई हैं मूवमेंट के लिए। फ्रॉम बोथ कंजर्वेटिव एंड लिबरल होम। कंजर्वेटिव क्या होते हैं, जो पुरानी सोच के लोग होते हैं, तो उस घर की जो लेडीज भी थी वो भी बढ़ चढ़ कर आगे आई हैं। देयर इन्वॉल्वमेंट वाज सिग्निफिकेंट फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर द वुमेन्स मूवमेंट एंड फॉर देमसेल्व्स पर्सनली। तो यहाँ पर वो अपने लिए भी और लोगों के लिए भी स्ट्रगल्स में आई हैं। ब्रिटिशर्स और जो इंडियन थे वो दोनों ये सोचते थे अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन हुआ नेशनल स्ट्रगल्स में तो यहाँ पे एक फोर्स मिलेगा वुमेन्स को। पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम मूवमेंट बॉट वुमेन आउट ऑफ देयर होम। इससे क्या होगा, अगर लेडीज मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगी और घरों से बाहर आएंगी, इट गिव देम अ प्लेस। और यहाँ पर जो प्रोफेशन है, जो गवर्नेंस है इंडिया में, तो वहाँ पे ये अपना हिस्सा भी मांगेंगी, है ना, इक्वालिटी दिखाएंगे कि हमें भी इक्वल चीज़ें चाहिए मैन के। व्हाट सच पार्टिसिपेशन मीन फॉर वुमेन इज द बेस्ट रिकाउंटेड बाय देम। तो वुमेन्स के लिए इन स्ट्रगल्स में आने का मतलब क्या था वो तो वुमेन ही बता सकती है। तो अंबाबी हैं जो कि कर्नाटका से है, उनकी शादी हो गई थी 12 साल की उम्र में और 16 साल की उम्र में उनके हस्बैंड जो है उनकी डेथ हो गई। शी पिक्ड फॉरेन क्लोथ एंड लिक्वर शॉप्स इन उदीपी। शी वॉज अरेस्टेड। अब इन्होंने क्या किया था, जितने भी लिक्वर शॉप्स जो थी, जो शराब की दुकानें थी, वहाँ पे जाके लोगों को समझाना शुरू किया। इनको अरेस्ट भी कर लिया गया, कई बार ये जेल भी गई हैं। और इन्होंने प्रभात फेरीज की ऑर्गेनाइज थी। ये प्रभात फेरीज क्या थे, ये क्या करती थी, रोडों पे निकलती थी इकट्ठा होके, स्पीचेस देती थी, गाने गाती थी और ब्रिटिशर्स के खिलाफ बातें बोलती थी। अंबाबी रिगार्डेड दीज एज अ हैप्पीएस्ट डे। तो अंबाबी बताती है कि जो फ्रीडम मूवमेंट्स वाले जो दिन थे वो इनकी लाइफ के सबसे अच्छे खुशी वाले दिन थे। वुमेन हाउएवर हैड टू फाइट फॉर देयर राइट टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। वुमेन ने खुद लड़ाई की मूवमेंट्स में आने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। ड्यूरिंग द सॉल्ट सत्याग्रह, फॉर इंस्टेंस, जब सॉल्ट सत्याग्रह की बात आई थी तो महात्मा गांधी भी सबसे पहले अपोज कर रहे थे कि वुमेन्स को नहीं आना चाहिए, लेकिन जब सरोजिनी नायडू ने इनको समझाया तो गांधी जी मान गए एंड बहुत सारी वुमेन्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। देखिए यहाँ पे सरोजिनी नायडू हैं,
1931 में गांधी जी के साथ पेरिस भी गई है। एक्टिव इन नेशनल मूवमेंट सिंस द अर्ली 1920s, नायडू वॉज अ सिग्निफिकेंट लीडर ऑफ दांडी मार्च। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ये पहली फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडर भी बनी थी। कब? 1925 में। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन लोग आए थे मूवमेंट्स के लिए? पीजेंट्स, ट्राइबल्स, वुमेन पार्टिसिपेट, सब लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था मूवमेंट्स के लिए। अब बिजनेस फेडरेशन पब्लिश अ पैम्पलेट ऑन द सॉल्ट इशू। अब ये देखिए, जो सॉल्ट टैक्स था, इतनी छोटी सी चीज़ थी, उसके लिए भी ये जो लोग थे, जो ब्रिटिशर्स लोग थे, उसके लिए भी टैक्स लेते थे। नमक चाहिए तो टैक्स दो, इस तरीके की बातें। तो जो बिजनेस फेडरेशन थी, जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने सॉल्ट इशू के नाम पे क्या किए? पैम्पलेट छपवाए। द गवर्नमेंट ट्राई टू क्रश द मूवमेंट थ्रू ब्रूटल एक्शन अगेंस्ट द पीसफुल सत्याग्रह। जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत ब्रूटली सप्रेस करने की कोशिश की जो भी सत्याग्रह, जो मूवमेंट चल रहे थे, इन सबके खिलाफ। बहुत सारे लोगों को जेल भेज दिया गया। द कंबाइंड स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल बोर फ्रूट। अब जो लोगों ने एक साथ मिलके जो स्ट्रगल्स की थी, मूवमेंट किए थे, उसका फ्रूट तो मिलना था, फल तो मिलना ही था। तो इंडिया एक्ट आया 1935 में, प्रिस्क्राइब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, जिसमें प्रोविंसेस किसको बोला है? प्रोविंसेस का मतलब है जो आज हम स्टेट बोलते हैं, उस वक्त ब्रिटिशर्स के रूल में प्रोविंसेस बोला जाता था। तो हुआ क्या था? 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसको बहुत सारे रूल्स दे दिए गए थे ना, कि वो अपने स्टेट में बहुत सारे काम कर सकते हैं खुद से। इलेक्शन हुए थे 1937 में। द कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट, और कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, जिसमें 11 में से 7 प्रोविंसेस पे गवर्नमेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की ना। 11 मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम, 11 सीटों में से 7 सीटें कांग्रेस को मिली। इन सितंबर 1939, आफ्टर 2 ईयर कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट। तो 1939 तक अच्छे से रूल हुआ है कांग्रेस का। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। क्रिटिकल हिटलर, सबको पता था कि जो हिटलर है वो किस तरीके से अपने देश के लोगों को मार रहा है। कांग्रेस लीडर रेडी हो गए थे कि हम सपोर्ट करेंगे ब्रिटिशर्स को, लेकिन उन्होंने बात करी ब्रिटिशर्स से कि अगर हम आपको सपोर्ट करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो आप हमें इंडिपेंडेंस दे देना वर्ल्ड वॉर के बाद। लेकिन ये माने नहीं, तो द कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन इन प्रोटेस्ट। तो कांग्रेस के जितने मिनिस्टर्स थे, उन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया और इनके खिलाफ हो गए। तो यहाँ पे है कुछ वीर लखन नायक वॉज हैंग। तो यहाँ पे बताया गया है कि कितने कैसे कैसे मूवमेंट्स हुए, कितने कितने लोग मारे गए हैं। कि 25 1942 19 पीपल डाई ऑन द स्पॉट इन पुलिस फायरिंग परपांडी नाबारंगपुर। मैनी डाइड देयर आफ्टर फ्रॉम देयर वाउंड्स। ओवर 300 लोग ऐसे थे जो इंजर हो गए थे। 19 लोग ऐसे थे जो ऑन द स्पॉट मर गए थे। मोर देन थाउजेंड्स ऑफ लोग कहाँ जेल में भेज दिए गए थे। सेवरल वर शॉट और एग्जीक्यूट। वीर लखन नायक, तो इनकी भी डेथ हो गई यहाँ पे। तो जो वीर लखन नायक है वो थोड़े परेशान है। टेलस वो बता रहे हैं वॉज नॉट वरीड अबाउट बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो वीर नायक जी बता रहे हैं कि वो इस बात से परेशान है कि वो मरे, बस वो इस बात से परेशान है कि वो फ्रीडम नहीं देख पाएंगे, है ना। और बाजी मोहम्मद है 20,000 पीपल टू ज्वाइन द नेशनल स्ट्रगल। ओवर 20,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने नेशनल स्ट्रगल्स को ज्वाइन किया था। ऑफर सत्याग्रह मैनी टाइम्स, उन्होंने कई बार सत्याग्रह को ज्वाइन किया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, यहाँ पे हमने ऊपर जो पढ़ा, उसमें भी उन्होंने अपना पार्टिसिपेट किया है। क्विट इंडिया मूवमेंट में भी, और बहुत बार ये जेल भी गए हैं। कौन? बाजी मोहम्मद। तो यहाँ पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब बताया, कैपेसिटी ऑफ द प्रोविंसेस टू मेक रिलेटिवली इंडिपेंडेंट डिसीजन व्हाइल रिमेनिंग विद इन द फेडरेशन। फेडरेशन में रह के ये स्टेट्स क्या कर सकती हैं? अपने आप का गवर्नमेंट जो है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन वो खुद बना सकती थी। और कौन जीती थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो वो अपना रूल्स वगैरह बना सकती थी प्रोविंसेस के लिए। ये क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर। क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में हुआ था और उसके बाद की कहानी है। तो महात्मा गांधी डिसाइडेड टू इनिशिएट अ न्यू फेस ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश मिडल ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, इनकी बात मानने के लिए मना कर दिया, तो गांधी जी ने बोला हम इनके खिलाफ एक और मूवमेंट करेंगे। अब ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ के जाना ही पड़ेगा। एंड उन्होंने बोला डू और डाई, करो या मरो। तो गांधी जी ने यहाँ पे बोला कि हम यहाँ पर नॉन वायलेंटली क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे, मूवमेंट करेंगे। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर जेल एट वंस बट द मूवमेंट स्प्रेड। गांधी जी वगैरह जितने भी लीडर्स थे वो तो जेल जा चुके थे, लेकिन मूवमेंट इतने अच्छे से चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था। बिना लीडर्स के ये मूवमेंट चल रहा था। पीजेंट्स, यूथ जितने भी थे, सबने अपनी पढ़ाई छोड़ के इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। कम्युनिकेशन एंड सिंबल्स ऑफ द स्टेट ऑटोनॉमी, जितने भी कम्युनिकेशन सेंटर थे, सिंबल्स थे, किसके? ब्रिटिशर्स थे, उनके ऊपर अटैक किया गया। द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश वॉज सेवरल रिप्रेशन बाय द एंड ऑफ 1943। 1943 से एंड होता है
90,000 लोग ऐसे थे जिनको अरेस्ट कर लिया गया था। 1,000 पर्सन्स ऐसे थे जो पुलिस की फायरिंग में मर चुके थे। इन मैनी एरियाज ऑर्डर्स वर गिवन टू मशीन गन क्राउड फ्रॉम एयरप्लेन्स, तो एयरप्लेन से मशीन गन चला दी गई थी। द रिबेलियन हावर अल्टीमेटली ब्रॉट द राज टू इट्स नीज, तो मतलब ये था कुछ भी अत्याचार हो जाए लेकिन अब तो ब्रिटिशर्स को जाना ही पड़ेगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। रेडिकल नेशनलिस्ट थे ये, विद सोशलिस्ट लर्निंग बोस डिड नॉट शेयर गांधी जी आइडियाल, गांधी जी के जो आइडिया थे अहिंसा वाले, सुभाष चंद्र बोस उन पे रिलाई नहीं करते थे, मानते नहीं थे, लेकिन वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे गांधी जी की। और सबसे पहले इन्होंने गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन बोला। इन जनवरी 1941 ही सेक्रेटली लेफ्ट his Kolkata home, went to Singapore via Germany and raised आज़ाद हिंद फौज, तो इन्होंने आज़ाद हिंद फौज जो इंडियन नेशनल आर्मी भी जिसको बोलते हैं उसकी स्थापना भी की है। टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल 1944 INA ट्राई टू एंटर इंडिया थ्रू इम्फाल, तो 1944 में INA की जो स्थापना की इन्होंने, इम्फाल और कोहिमा जो जगह है वहाँ पे भी आने की कोशिश करी लेकिन उनके कैंपेन फेल हो गए। INA मेंबर्स वर इम्प्रिजन, जो INA के मेंबर्स थे इंडियन नेशनल आर्मी के उनको जेल में डाल दिया गया। पीपल अक्रॉस कंट्री फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ द पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट अगेंस्ट द INA ट्रायल्स, और फिर बहुत सारे लोग जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग थे, लीडर्स थे, वो सब लोग इनके सपोर्ट के लिए आ गए और बोला कि हम इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं चलने देंगे ना, ब्रिटिशर्स ने इनको अरेस्ट कर लिया था तो सब लोग इनके फेवर में आ गए थे। तो यहाँ पे लिखा है कि ही सीक्रेटली लेफ्ट हिज कोलकाता, उन्होंने कोलकाता को छोड़ दिया था और फिर जर्मनी में आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, तो पार्टीशन का मतलब विभाजन, दो पार्ट में जो हमारा देश सेपरेट हो गया था ना। मीनवाइल इन 1940 मुस्लिम लीग हैड मूव अ रिजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट, 1940 में जो मुस्लिम लीग थी उसने एक डिमांड रखनी शुरू करी कि हमें अलग से कंट्री चाहिए, अलग स्टेट चाहिए फॉर मुस्लिम इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्टर्न एरियाज ऑफ country. The resolution did not mention partition or Pakistan. Why did the league ask for autonomous arrangement for Muslims of the subcontinent? कि मुस्लिम लोग जो थे उन्होंने अलग देश की मांग क्यों करी, है ना, पार्टीशन की बात क्यों करी? क्योंकि हुआ क्या था, अभी कांग्रेस का प्रभाव ज़्यादा था तो ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिली थी। अब यहाँ पे मुस्लिम्स को लग रहा था कि वो तो माइनॉरिटी में, उनकी तो संख्या कम है इंडिया में, तो उनकी तो कभी सुनी ही नहीं जाएगी। फ्रॉम द लेट 1930s द लीग बिगेन व्यूइंग द मुस्लिम्स एज अ सेपरेट नेशन, तो यहाँ पे जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने ये देखना शुरू करा कि हमें अपना सेपरेट नेशन बनाना चाहिए हिंदू से अलग। इन डेवलपिंग दिस नोशन इट मे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड by the history of tension between some Hindu and Muslim group 1920-1930, तो 1920 से 1930 के जितने भी मूवमेंट्स हुए थे उसमें जो भी टेंशन्स क्रिएट हुई थी मुस्लिम और हिंदू के बीच में, तो उसके बिहाफ पे उन्होंने बोला हमारे साथ आगे ऐसा होता रहेगा, माइनॉरिटी हमारी सुनी नहीं जाएगी, हमें कोई सीट नहीं मिलेगी, कुछ नहीं होगा, हमें अलग देश चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके की भावना इनके मन में आ रही है। तो ये कुछ पैराग्राफ्स इनको पढ़ लेते हैं। तो ये मौलाना आज़ाद हैं जो कि गांधी जी के साथ हैं, विद अदर मेंबर्स एट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी सेवाग्राम 1942। तो आज़ाद वाज बॉर्न इन मक्का टू अ बंगाली फादर एंड एन अरब मदर, तो इनकी ये कुछ बायोग्राफी थोड़ी सी। वेल वर्स्ड इन मैनी लैंग्वेज, आज़ाद वाज स्कॉलर ऑफ इस्लाम एंड एन एक्सपोनेंट ऑफ नोशन वाजिद-ए-दीन, द एसेंशियल वननेस ऑफ religion, an active participant in Gandhian movement and a staunch advocate of Hindu-Muslim unity. He was opposed to Jinnah two nation theory. जिन्ना की जो दो नेशन थ्योरी थी कि हमें अलग नेशन चाहिए, उसको भी अपोज करते थे और ये यूनिटी में बिलीव करते थे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, उनको साथ में रहना चाहिए। तो इस तरीके की बातें करते थे गांधी जी के साथ। यहाँ पर दिखाया गया ये है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो कि गांधी जी के साथ हैं। 1942 का ये कोई बात हो रही है। ए वेटरन नेशनलिस्ट एंड लीडर ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह इन द साउथ, सी राजगोपालाचार्य पॉपुलरली नोन एज राजा जी, इनको राजा जी के नाम से भी ये जाने जाते हैं। सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946 एंड एज अ फ्री इंडिया फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल। तो फर्स्ट फ्री इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से एक बार रीड कीजिएगा जरूर। नेक्स्ट देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द नेगोशिएशन फॉर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द 1945 से 1947 में जो इंडिपेंडेंस की जो भी बातें हुई हैं और जो हमारे इतने अलग अलग प्रोविंसेस थी, यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया में, उनको सबको यूनिटी में लाने की जो बात करी है, जो भी यूनिटी वाला काम किया है वो वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। पटेल हेल फ्रॉम एन इम्प्रूवेंस पीजेंट प्रॉपर्टी फैमिली ऑफ नादिर गुजरात, a foremost organization of freedom movement 1918 onwards. Patel served as president of the कांग्रेस 1931 में, तो 1931 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। अब यहाँ पर है मोहम्मद अली जिन्ना,
महात्मा गांधी के साथ, एन एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी अंटिल 1920। 1920 में ये भी यूनिटी की बात करते थे, गांधी जी के साथ थे। एंड जब लखनऊ पैक्ट हुआ तो इन्होंने ही साइन किया था। लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था, 1916 में जो हमारी मुस्लिम्स और कांग्रेस लीग जब साथ में आ गई थी, इन्होंने ही साइन किया था। लेकिन 1934 के बाद हुआ क्या, इन्होंने अलग डिमांड करनी शुरू कर दी, मतलब बिल्कुल फिर तो मुस्लिम अलग हिंदू अलग ये वाली बातें इन्होंने शुरू कर दी है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू हैं जो कि महात्मा गांधी की बातें बात कर रहे हैं। कुछ बॉम्बे सेशन ऑफ द कांग्रेस, जो बॉम्बे सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके लिए कुछ बातें चल रही हैं यहाँ पे। गांधी जी डिसिप्लिन, अ कांग्रेस सोशलिस्ट एंड एन इंटरनेशनलिस्ट, नेहरू वाज अ लीडिंग आर्किटेक्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट एंड अ फ्री इंडिया इकोनॉमी एंड पॉलिटी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं कुछ, कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो एक लीडिंग आर्किटेक्ट की तरह काम कर रहे थे नेशनल मूवमेंट्स में, और फ्री इंडिया इकोनॉमिक और पॉलिटी में इन्होंने बहुत ज़्यादा रोल निभाया है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बना तो इन्होंने बहुत काम किया है। जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है, इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट विद नो रिजर्वेशन फॉर एनी रिलीजियस और अदर कम्युनिटी। जब नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं, जब किसी के लिए रिजर्वेशन नहीं होता, तो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोला जाता है। तो अब वो आगे वर्ड आएगा तो आप समझ सकेंगे अच्छे से। Importantly, the provincial election of 1947 seemed to be have a convinced that league that Muslims were minority and they would always have to play a second fiddle in the democratic structure। तो जब 1947 के जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो मुस्लिम्स को भी जो वोट मिली थी, मुस्लिम खुद के मुस्लिम लोगों से, वो भी बहुत कम थी, बहुत कम सीट मिली थी। तो यहाँ पे इनके मन में ये आ गया कि हमें तो कभी भी प्रायोरिटी मिलेगी नहीं, हम हमेशा माइनॉरिटी में हैं और हमें सेकंड रोल समझा जाएगा। इस तरीके की बातें उनके मन में आने लगी। It feared that Muslims may even go unrepresented. The Congress rejection of the League desire to form a joint Congress League government in the United Provinces 1937 also annoyed the League। तो यहाँ पे कांग्रेस ने भी कोशिश की कि हम आपकी सारी बातें मानेंगे लेकिन आप अलग डिमांड मत कीजिए। हुआ क्या कि जिस तरीके से मुस्लिम लीग ने सपोर्ट किया, कांग्रेस उतना सपोर्ट नहीं कर पाई, तो जिसकी वजह से इनकी जो मांग थी और अच्छे से प्रबल होगी। देखिए यहाँ पे लिखा हो, तो कांग्रेस फेलर टू मोबिलाइज द मुस्लिम मासेस 1930 अलाउड द लीग टू वाइडन इट्स सोशल सपोर्ट। तो वो इतना सोशल सपोर्ट दे नहीं पाई थी। इट्स सो टू एनलार्ज इट्स सपोर्ट इन द अर्ली 1940s व्हेन। अब यहाँ पे क्या होता है, 1940s में जो मोस्टली जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो जेल में थे। तो 1940s में जितने भी मुस्लिम वर्कर्स थे, जिन्ना थे और उनके साथ और भी जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने ये काम किया था कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश की, क्योंकि ने भी 1940 में जो लीडर्स थे ये तो सब चले गए, तो कांग्रेस के जो लीडर्स थे जेल में थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ब्रिटिश ओपन नेगोशिएशन बिटवीन द कांग्रेस। अब ब्रिटिशर्स क्या करें, नेगोशिएशन कर रहे हैं। द लीग एंड द नामसल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। द टॉक फेल्ड बिकॉज द लीग सॉ इटसेल्फ एज द सोल स्पोक्स पर्सन ऑफ इंडिया। अब उनकी फेल क्यों हुए हैं, ये ब्रिटिशर्स नेगोशिएशन करने में फेल इसलिए हुए कि कांग्रेस सबकी बात सुनती थी और मुस्लिम्स बोल रहे हैं सिर्फ आप हमारी बात सुनिए और हमें एक अलग स्टेट की डिमांड कीजिए। इलेक्शन टू द प्रोविंस वर अगेन हेल्ड इन 1946। द कांग्रेस डिड वेल। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि उन्होंने बात मान ली थी, मतलब जो ब्रिटिशर्स लोग थे उन्होंने मान ली थी, ठीक है हम तुम्हें अलग स्टेट बना के दे देंगे। अब यहाँ पे दोबारा इलेक्शन होते हैं 1946 में। अब 1940 में उन्होंने इतना काम किया था मुस्लिम्स ने कि उनको बहुत सारी सीट्स मिल गई थी, ठीक है, जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बिना रिजर्वेशन के उनको बहुत सारी सीट्स मिल गई थी। बट द लीग सक्सेस इन द सीट रिजर्व फॉर मुस्लिम्स वाज स्पेक्टिकुलर। इट परसिस्ट विद द डिमांड ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इनकी डिमांड यही थी कि हमें अलग देश चाहिए, हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। इन मार्च 1946 ब्रिटिश कैबिनेट सेंड अ 3 मेंबर मिशन। तो 1946 में ब्रिटिशर्स लोगों ने 3 मेंबर का एक मिशन भेजा जिसमें फ्री इंडिया का फ्रेमवर्क बनाना था, और इनको भी बोल दिया गया था मुस्लिम्स को कि आपको भी एक ऐसी स्टेट दे देंगे कि आप फ्री होंगे इंडिया से, लेकिन हल्का फुल्का आप अटैच भी रहेंगे। इस तरीके की बातें कही गई। दिस मिशन सजेस्टेड दैट इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड, कि इंडिया को क्या यूनाइटेड रखेंगे, एंड कॉन्स्टिट्यूट इटसेल्फ अ लूज कॉन्फेडरेशन विद सम ऑटोनॉमी ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज। तो मुस्लिम मेजोरिटी के जो भी एरियाज है उनको कुछ लूज कॉन्फेडरेशन में रख के उनको अलग एरिया बना देंगे। बट इट कुड नॉट गेट द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग टू एग्री। लेकिन कोई भी एग्री नहीं हुआ इस बात पे, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि हम यूनिटी में रहें, एक साथ रहें, लेकिन मुस्लिम्स को पार्टीशन चाहिए था। तो ये बात यहाँ पे चली नहीं। यहाँ पे एक पैरा दिया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान द पाश्तून लीडर ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अपने कलीग्स के साथ है ये, और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के ये लीडर थे। तो यहाँ पे कोई मार्च हो रही है उसके बारे में बताया। ऑल्सो नोन एज बादशाह खान, तो इनको बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। फाउंडर ऑफ खुदाई खिदमतगार्स, ए पावरफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट अमंग द पठान ऑफ हिज प्रोविंस। तो खुदाई खिदमतगार के फाउंडर थे और इन्होंने नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाया था।
बादशाह खान वाज स्ट्रांगली अपोज्ड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये भी बहुत ज़्यादा अपोज करते थे, ये नहीं चाहते थे कि इंडिया का पार्टीशन हो। ही क्रिटिसाइज हिज कांग्रेस कलीग्स फॉर एग्रीइंग टू 1947 डिवीजन, इन्होंने इनके जो कांग्रेस लीडर्स थे इनके साथ के, वो जब एग्री कर गए कि ठीक है पार्टिसिपेशन कर लेते हैं, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं। आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन, अब कैबिनेट मिशन की किसी ने बात नहीं मानी, फेल हो गया वो। द मुस्लिम डिसाइड ऑन मास, अब मुस्लिम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम मास लेवल पे, बड़े लेवल पे क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने अपनी बात को मनवाने के लिए क्या किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया। इट अनाउंस 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, तो 1946 को उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे की तरह अनाउंस किया। इस दिन हुआ क्या था, बहुत सारे राइट ब्रेक किए गए कैलकाटा में, लास्टिंग सेवरल डेज एंड रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ थाउजेंड, बहुत सारे लोगों की यहाँ पे मौत हुई है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लड़ाई दंगे हुए हैं। बाय मार्च 1947 वायलेंस स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा मार काट मची, बहुत गंदा हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही है, सबकी मौत हो रही है। मैनी हंड्रेड्स थाउजेंड्स पीपल वर किल्ड एंड न्यूमरस वुमेन, बहुत सारी वुमेन्स को बहुत अनटोल्ड ब्रूटल्स सहने पड़े, बहुत सारे लोग मारे गए। मिलियंस ऑफ पीपल वर फोर्स्ड टू फ्ली होम्स, बहुत सारे लोगों को, मिलियंस ऑफ पीपल को अपना घर छोड़ छोड़ के जाना पड़ा, होमलैंड्स छोड़ के जाने पड़े। दे वर रिड्यूस टू बीइंग रिफ्यूजीज एलियन लैंड्स, दूसरी जगह पर, दूसरी लैंड पर उन्हें एलियन की तरह, रिफ्यूजीज की तरह उन्हें रहना पड़ा। पार्टीशन ऑल्सो मीन दैट द इंडिया चेंज्ड, अब पार्टीशन जो हो रहा था उसमें इंडिया की एक नई शक्ल थी, इंडिया पूरी तरह से चेंज हो चुका था, सारी सिटीज़ चेंज हो चुकी थी। एंड अ न्यू कंट्री, और एक नई कंट्री बनी थी पाकिस्तान। सो द एंजॉय ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, अब जब हमारी इंडिपेंडेंस का वो जो दिन था, जो खुशी थी, उसके साथ साथ एक दुख भी था कि जो पार्टीशन में इतना वायलेंस हुआ है और हमारे जो दो देश बने, तो सबके मन में दुख था, सबने किसी ना किसी को अपने को खोया था। इतनी ज़्यादा, ये देखिए यहाँ पे रिफ्यूजीज़ हैं जो देश छोड़ छोड़ के दूसरे देश में आए हैं, पंजाब में गैदर हुए हैं, उनको कितना ज़्यादा घर की दिक्कत हुई, घर नहीं मिले, शेल्टर नहीं मिले, खाना तक नहीं मिला इन लोगों को कई दिनों तक। तो बहुत सारी यहाँ पे कंडीशंस बेकार थी लोगों की, जब पार्टीशन हुआ बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ा। एल्सवेयर में कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, यहाँ पे नेशनलिज्म, अफ्रीका में क्या चल रहा था, एक घाना का जगह है, उसका कुछ केस है। लेट 19th एंड द अर्ली 20th सेंचुरी विटनेस द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन मैनी अफ्रो एशियन कंट्रीज, तो ये टाइम पीरियड है जब यहाँ पे भी नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही है। मैनी एरियाज नेशनलिज्म अरोज एज अ पार्ट ऑफ एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लिए जो कॉलोनियल स्ट्रगल यहाँ पे लोगों ने की है। कॉलोनियल रूल इन अफ्रीका वाज डिक्लेयर, ओनली द चीफ्स वर अलाउड टू द रूल ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन पावर, जितने भी जो ऊंचे लोग थे उनको रूल करने दे रहा था यहाँ पे, है ना, फॉरेन पावर्स के हिसाब से खुद रूल करे थे, बड़े बड़े जो चीफ्स थे, लोग थे। तो यहाँ पे रंग भेद की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। अफ्रीकन्स हैड नो डिसीजन मेकिंग पावर्स, अफ्रीकन्स के पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक यही चलता रहा था। फोर्सिबल टेक ओवर ऑफ लैंड फ्रॉम लोकल ऑनर्स, जबरदस्ती लैंड ले ली जाती थी, छीन ली जाती थी, टैक्स इंक्रीज कर रखे थे, पुअर वर्किंग कंडीशंस थी लोगों की, बहुत बेकार हालत कर रखी थी यहाँ पर। 1957 में घाना नॉन अंटिल देन एज गोल्ड कोस्ट, जिसको गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है, बिकम द फर्स्ट सब सहारन अफ्रीकन कंट्री टू गेन इंडिपेंडेंस, जिसको सबसे पहले इंडिपेंडेंस मिली थी 1957 में। द फ्रीडम मूवमेंट वाज लेड बाय क्वामे, तो ये किसने चलाई ये मूवमेंट, तो उनके नाम है। तो उन्होंने बहुत सारी मास रैलीज की, बायकाट्स किया है। 1951 में दिस पार्टी वॉन इलेक्टोरल विक्ट्री, तो ये वाली पार्टी जीत गई 1951 में, इलेक्टोरल विक्ट्री इसको मिली है। इट अपोज द एक्सिस्टिंग सिस्टम इन विच द ब्रिटिश रूलर्स हैड अलाउड द चीफ्स टू नॉमिनेटेड रिप्रेजेंट टू द लेजिस्लेटिव, तो उन्होंने यहाँ के क्या है कि जो नॉमिनल रिप्रेजेंटेटिव थे, जो कौन से ब्रिटिशर्स के जो लोग थे, तो उनको भी यहाँ पे अपोज हो रहा है। It pressed the British to grant a legislature and contaminate no nominate or special members and won this demand 1954. Elections to the new legislative council were held in 1956. तो यहाँ पे जो नॉमिनेशन हो रहा है, नॉमिनेशन मतलब कि बिना इलेक्शन के जो जीत के, सिर्फ ऐसे उनको कि अब तुम यहाँ पे बैठ जाओ, तुम यहाँ पे, अब तुम्हें सीट दी जाती है, मतलब बिना इलेक्शन के लोगों को ऐसे सीट दे दिया करते थे। ब्रिटिशर्स लोग थे, तो इनका रूल चल रहा था बहुत ज़्यादा। तो 1954 में जब इलेक्शन हुए तो ये जीत गए और इनको यहाँ पे इंडिपेंडेंस वगैरह मिल गई। तो बहुत सारे मूवमेंट्स इन्होंने किए, उसके बाद इनको भी मिली है ना इंडिपेंडेंस, जिस तरीके से इंडिया में चल रही थी। तो जितने भी फिगर्स आपकी बुक में दी गई, इनको अच्छे से पढ़िएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एक्सरसाइज एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वाई वर पीपल डिससैटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल इन 1870s 80s। तो 1870s से लेके 80 तक जो ब्रिटिश रूल से
जो सारे लोग थे वो क्यों डिससेटिस्फाई थे, क्योंकि इन्होंने इस तरीके से कानून लाए थे ना, आर्म्स एक्ट, प्रेस एक्ट, तो ये सारे यहाँ पे बताएंगे आप। हु डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर, कौन थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से बोलना चाहते हैं, बोले थे ना, किसने विश किया था। व्हाट इकोनॉमिक इम्पैक्ट डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैव ऑन इंडिया, तो किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट पड़ा इंडिया के ऊपर, कैसे इकोनॉमिक कंडीशन सुधर गई। What did the मुस्लिम लीग रिजोल्यूशन 1940 आस्क फॉर, 1940 में जो मुस्लिम लीग का जो रिजोल्यूशन हुआ था वो क्या चाह रहे थे, मुस्लिम लीग क्या चाह रही थी, पार्टीशन चाह रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वर द मॉडरेट्स, मॉडरेट्स कौन थे। हाउ डिड दे प्रपोज टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, किस तरीके से उन्होंने ब्रिटिश रूल्स के खिलाफ स्ट्रगल किए थे। तो मॉडरेट्स कौन थे, मॉडरेट्स थे जो आराम से काम करना पसंद करते थे, अपना आराम से बातें मनवाना पसंद करते थे। रेडिकल्स कौन थे और किस तरीके से उन्होंने मॉडरेट से अलग रह के काम किया। डिस्कस द वेरियस फॉर्म्स ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट टुक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट डिफरेंट पार्ट में इंडिया के कैसे काम हो रहा था। हाउ डिड पीपल अंडरस्टैंड गांधी जी, और किस तरीके से लोगों ने गांधी जी को और गांधी जी के आइडियाज़ को समझा और कैसे उनके साथ मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। व्हाई डिड गांधी जी चूज़ टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, गांधी जी ने ये चूज़ क्यों किया, ये क्यों सोचा कि हमें सॉल्ट लॉ को तोड़ना है। तो बहुत सारी बातें थी, सॉल्ट एक बेसिक नीड है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबकी। इतना ज़्यादा नमक के ऊपर टैक्स लगाया जाता है कि गरीब लोग भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने बोला ये बेसिक नीड है, ये सबको मिलना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने चूज़ किया कि हमें सॉल्ट लॉ को तोड़ना है। डिस्कस दोज डेवलपमेंट ऑफ 1937-47 तक जो भी डेवलपमेंट हुए थे, ठीक है, तो वो सारे आपको बताने हैं, और किस तरीके से पाकिस्तान क्रिएट हुआ, किस तरीके से दो नेशन डिवाइड हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपने 37 से लेकर 47 तक जो भी मूवमेंट्स पढ़े, जो भी बात पढ़ी है इस चैप्टर में, वो सारे आपको इस क्वेश्चन में लिख देनी है। ये चैप्टर, ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल पे इसी तरीके से बने रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। प्लेलिस्ट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, सारे चैप्टर्स अपलोड हो गए हैं साइंस की बुक से भी, NCERT से। तो कोई भी डाउट आता है किसी भी चैप्टर में तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।